नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 733692 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और यहाँ पर हम लोग जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसे कवर करने वाले 100 एमसीक्यूज हैं, जैसे कि पिछले जो मॉक्स होते थे उसमें दिखाई देते थे। 50 प्रश्नों वाली सीरीज अलग से चल रही है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी है। यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको जितने भी प्रश्न हैं वो दिखाई देंगे और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुकिएगा, अदरवाइज यहाँ से शुरू करते हैं। असली बात यहाँ से शुरू होती है और स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो महदाह नाम का स्थान है वहां से हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं और महदाह से ही तीर और हड्डियों से बने हुए गहने भी प्राप्त हुए। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है, कला स्थल है, वहां से जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं ढेर सारे और उसमें सांपों का चित्र कई बार दर्शाया गया है या चित्रित किया गया है। इसके बाद गोदावरी घाटी जो है वहां से विशाल जोरवे संस्कृति का स्थल प्राप्त हुआ है और कांसे की वस्तुएं मिलने के कारण ये काफी ज्यादा फेमस है। आपको इसमें से सही देखना है, कौन सा सही है जरा बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा तो सही है, पहले और तीसरे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये गलत है। सांपों का चित्र मिला ही नहीं। जानवरों के चित्र तो खूब मिले हैं लेकिन सांप का कहीं भी जिक्र नहीं दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मध्य पाषाणकालीन औजार ये क्वार्टजाइट नाम के कठोर पत्थर से बनते थे और भारत में पुरा पाषाणकालीन मानव को क्वार्टजाइट मानव कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, देखिए अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ जो इसका अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लीजिएगा। द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट मेसोलिथिक मैन। यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन मानव नहीं होगा बल्कि मध्य पाषाणकालीन मानव होगा, जो कि क्वार्टजाइट मानव के तौर पर देखा जाता था। ये दे रखा है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि उत्तर पूरा पाषाणकाल का जो समय था उसमें हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग किया जाता था। और क्यों किया जाता था? तो काटने, खोदने और जानवरों की खाल उतारने के लिए। और पूरा पाषाण काल के औजार सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी की घाटी, इसके अलावा पोतवार का जो प्लेटू है और संघारों की जो केव्स हैं वहां से पाए गए। अब इसमें से आपको जो सही है उसकी तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, जितने हैं सब असत्य हैं। पूरा पाषाणकालीन औजार ये क्वार्टजाइट नाम के जो कठोर पत्थर होते थे उनसे बनते थे। ये पूरा पाषाणकालीन होते थे। यहाँ पर क्या दिया है? मध्य पाषाण दिया, इसलिए पहला गलत है। उसके बाद पूरा पाषाण काल में हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग होता था। यहाँ दिया हुआ है उत्तर पूरा पाषाण काल, ये भी गलत हो गया। और देखिए, जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसके औजार प्राप्त हुए हैं सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा की घाटियों से, तो ये मध्य पाषाण काल होना चाहिए था। यहाँ भी पूरा पाषाण काल घुसा दिया, तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और इसीलिए डी वाला परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मध्य पाषाण काल के ज्यादातर उत्खनन स्थलों में मृदभांड पाए गए हैं, लेकिन गुजरात का जो लंघनाज और मिर्जापुर का कैमूर क्षेत्र है वहां से मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब यही होता है, मिट्टी के बर्तन नहीं पाए गए। और 1867 में भारत की पहली पाषाण चित्रकला की खोज सुहागी घाट में की गई थी। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 3 को आप देख रहे हैं, इसका ए वाला ही गलत है। मतलब ए का तात्पर्य यह है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जो दूसरा वाला है ये तो एकदम परफेक्ट है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मध्य पाषाण काल का जो समय था उसमें ज्यादातर उत्खनन स्थलों में मिट्टी के बर्तन नहीं पाए गए, प्रायः नहीं मिलते हैं। लेकिन गुजरात के लंघनाज और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है कैमूर वाला, वहां से ये पाए गए हैं। यहाँ पर उल्टा दे रखा है कि वहां से नहीं पाए गए हैं, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। हमें गलत ही चाहिए था तो हम ए का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है उसको मध्य पाषाणकालीन भारत के सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। बेगोर या बागोर जो क्षेत्र है इसको बागोर कहा जाता है असल में, और बेलन घाटी, मिर्जापुर, दोनों से ही पशुपालन के सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड्डियों का जो बना हुआ औजार होते थे, हड्डियों से बने हुए टूल्स होते थे, उत्तर पूरा पाषाण काल के बने हुए होते थे। और कुरनूल की गुफा, आंध्र प्रदेश का जो मुछातला, चिंतामणि गावी है, वहां से ये पाए गए। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि इसमें जो तीसरा वाला है वही एकमात्र सही है और बाकी जितने दिए हुए हैं वो सब गलत है। कोठारी नदी के पास बागोर नाम का स्थान है, मतलब ये राजस्थान की बात हो रही है, और उसको मध्य पाषाणकालीन भारत में सबसे विशाल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ दे रखा है आदमगढ़, गलत हो गया। उसके बाद छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, मतलब मध्य भारत, उसमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश वाला हिस्सा और उसके अलावा बागोर, यहाँ दोनों से ही पशुपालन के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर बेलन घाटी घुसा दिया है तो इसीलिए दूसरा वाला भी गलत।
ठीक, इसमें सही कौन सा है? सिर्फ तीसरा। 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि किस उत्खनन स्थल से हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियां मिली हैं और साथ में तीर और हड्डियों से बने हुए गहने भी प्राप्त किए गए। और साथ में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से दिया है, तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा पेयर होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी महदहा और तिरुनेलवेली वाला जो इसमें नाम है वो सही दिया है। मतलब महदहा उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से हड्डियों से बनी हुई कलाकृति मिली है और तीर और हड्डियों से बने हुए गहने मिले हैं। और ये जो तिरुनेलवेली है ये तमिलनाडु में है, कृष्णा नदी के दक्षिण में इसकी लोकेशन है। यहाँ से भी जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, मतलब ये उत्खनन स्थल कृष्णा नदी के दक्षिण में है, ये बताने की कोशिश की गई है, तो वो तिरुनेलवेली है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो 6वें में ये कहा जा रहा है कि नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम दिए और इनका संबंध नवपाषाणकालीन बस्तियों से है। अब यहाँ पर कुल्हाड़ी के प्रकार के आधार पर इनको यहाँ पहचाना गया है या इनका विभाजन किया गया है। आप ये बताइए कि इसमें से सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो दिया हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, और यहाँ वाला जो क्षेत्र था यहाँ से अंडाकार किनारों वाली एक्सेस यानी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके कि हत्थे काफ़ी नुकीले हुआ करते थे। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो था यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहाँ से आयताकार कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि काटने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन उनके जो किनारे होते थे वो कैसे होते थे? कर्व शेप के होते थे, यानी वक्राकार होते थे। दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ से पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं और इनके हत्थे आयताकार हुआ करते थे। और इस क्षेत्र में कहीं कहीं कंधे पर रखने वाली जो कुदालियाँ होती हैं यानी फावड़ा फरसा होता है वो भी प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो नवपाषाणकालीन यहाँ पे क्षेत्र हैं इनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन कौन सी है। इसमें से कुछ भी सही नहीं है, देखने में सब बड़े अच्छे हैं लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में अदल बदल गई है। सही बात यह है कि कुल्हाड़ियों के प्रकार के आधार पर इनका बंटवारा तो किया गया, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आयताकार कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, यहाँ अंडाकार दे रखा है। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ से पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, यहाँ आयताकार दिया हुआ है, ये भी गलत है। दक्षिणी क्षेत्र जो था वहाँ से अंडाकार कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये भी गलत है, यहाँ इन्फॉर्मेशन सही नहीं। तो हम डी का चयन करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ब्रह्मगिरी और पिकलीहल ये मवेशियों की चराई के लिए फेमस है, या वहाँ से इसका एविडेंस प्राप्त हुआ है, आप ये कह सकते हैं। पशुओं को अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर चराया जाता था। इसके बाद मस्की वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे सामूहिक भोजन को तैयार करने और दावत देने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और मेघालय में जो गारो की पहाड़ियाँ हैं और बिहार का जो चिरांद वाला स्थल है वहाँ से हड्डियों के विशेष रूप से सींगों से बने हुए जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं, उसका एविडेंस प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 7 इसका बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। इसमें अगर आप देखें तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। दूसरा गलत क्यों हुआ? क्योंकि बुद्धि हल से ये सामूहिक भोजन तैयार करने और दावत देने, पार्टी देने वाला जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। ये स्थान कौन सा है? ये बुद्धि हल है। जबकि मस्की, ब्रह्मगिरी और पिकली हल ये तीनों ही जो है यहाँ से मवेशियों की चराई का जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और 8वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बेलन घाटी में कोल्ढेवा से नवपाषाणकालीन, ताम्र युग और लौह युग, तीनों जो समय है, नवपाषाण काल, ताम्रकाल और लौह काल, तीनों कालों की बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम में विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और घरेलू जो डोमेस्टिक डॉग्स होते थे उनको उनके मालिक के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है, वो भी जिंदा। बड़ी ही गलत बात है। उसके बाद जो तीसरा वाला है उसे आप देखें कि मध्य पाषाणकालीन जो कला स्थल थे उनके उत्खनन का जो साक्ष्य है वो उड़ीसा का कठोतिया और संभलपुर वहां से प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, यानी गलत की तलाश करनी। देखिए इसका तीसरा वाला हो जाएगा। तीसरा वाला इसमें गलत है, यानी सी का चुनाव हम कर सकते हैं। सही ये है कि इसमें देख लीजिए मध्य पाषाणकालीन जो कला स्थल हैं उनके ज़्यादातर उत्खनन स्थल ये मध्य भारत में, मतलब बीच वाला जो भारत का पोर्शन है वहाँ पे है। और यहाँ उड़ीसा वगैरह में है तो सही, लेकिन छिटपुट है, वहाँ पे फुटकर पाए जाते हैं, ज़्यादातर नहीं पाए जाते। भीमबेटका की गुफाएं हो गई, खैरवार हो गया, जेओरा हो गया, कठोतिया हो गया, ये सब मध्य प्रदेश में है। और यहाँ कठोतिया उड़ीसा में दे रखा है, इसीलिए ये गलत हो गया है। इसके अलावा सुंदरगढ़ और संबलपुर ये उड़ीसा के हो जाएंगे। और इजूथू गुहा जो है ये केरल में है, यहाँ से भी कुछ फुटकर साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे है? मिडिल इंडिया में है, या जो मध्य भारत है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के कुछ प्रमुख स्थल हैं और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं स्थलों के। तो आंध्र प्रदेश में खेतड़ी खदान के पास गणेश्वर। इसके बाद कालीबंगन, ये जो है ये आंध्र में लोकेट करते हैं, इनकी लोकेशन दी हुई है। हरियाणा में बनावली और सिंध में कोटतीजी ये दिया है। उसके बाद आप दूसरे स्टेटमेंट को देखिए। मध्य पाषाणकालीन जो कला स्थल है वहां से ज्यादातर जानवरों के चित्र नहीं पाए गए, लेकिन मध्य पाषाणकालीन चित्रकला में सांप को भी दर्शाया गया है। अब आप ये सांप वाला क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं उनके कुछ प्रमुख साइट्स या जो स्थल हैं उसमें राजस्थान का खेतड़ी खदान है,
मतलब खेतड़ी खदान के पास में एक गणेश्वर नाम का स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। दोनों राजस्थान में है, यहाँ उड़ीसा दे रखा है, मतलब आंध्र दे रखा है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद आप देखें कि जो मध्य पाषाणकालीन पाषाण स्थल है वहां से जानवरों के चित्र खूब प्रमुखता से पाए गए हैं, लेकिन सांप का चित्र मिला ही नहीं है, ये हमने पीछे भी देखा था, तो इसीलिए दूसरा वाला भी गलत और इसका कोई भी सत्य नहीं। इसके बाद 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ताम्र पाषाणकालीन स्थलों से संबंधित सही आपको उत्तर देना है। तो दैमाबाद, ये गोदावरी नदी घाटी जो है या गोदावरी घाटी है, उसके विशालतम जोरवे संस्कृति का स्थल है, जो कि कांसे निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य मिलने के कारण काफी प्रसिद्ध है। कायथा में शानदार ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र और धुरी वाले चक्र प्राप्त हुए हैं। मालवा से हड़प्पा संस्कृति के पहले के समय जो था उसमें लीपे गए फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब ये हड़प्पा से भी पुराना है ऐसा कहा गया, और मृदभांड के तत्व भी वहां से मिले। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ताम्र पाषाणकालीन जो स्थल थे उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। देखिए ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, केवल पहला वाला। सिर्फ ये दैमाबाद सही दिया है, बाकी नीचे कायथा और मालवा ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। मतलब कायथा से मिट्टी के पुते हुए फर्श और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन के जो कुछ प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं, और ये हड़प्पा संस्कृति से पहले वाले तत्व हैं। और मालवा की अगर बात करें तो वहां से शानदार जो ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र हैं और धुरी वाले चक्र हैं। धुरी वाले चक्र मतलब एक कुम्हार का चाक टाइप का होता था जिस पर कि बर्तनों को आकार दिया जाता था, वो सब चीजें प्राप्त हुई। तो सही इसमें सिर्फ पहला वाला है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिम एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, और यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता को प्रादेशीकरण का युग कहा जाता है, और यह हड़प्पा सभ्यता का रचनात्मक आद्य नगरी चरण था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, यानी गलत की तलाश करनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब दोनों गलत है यहाँ पे। अब गलत क्यों हो गए, तो गलत इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी, और यहाँ पर पश्चिम एशिया दे रखा है, तो इसलिए पहला वाला गलत है। और आरंभिक हड़प्पा काल जो था, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल को प्रादेशीकरण का युग कहा जाता है, ये दिया हुआ है, जबकि हड़प्पा का जो शुरुआती समय था उसको प्रादेशीकरण का युग कहा जाता है। तो दोनों इसमें गलत है, इसीलिए हमने सी को चुना है। इसके बाद 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर हड़प्पा काल या जो एकीकरण युग था वो हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण था, जो कि पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता है। और आरंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल, जिसमें कि गुजरात में पादरी है, और राजस्थान में कालीबंगा है, कच्छ में ढोलावीरा या धौलावीरा है, और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा इत्यादि इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और उत्तर हड़प्पा काल 4 भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पश्चिमी पंजाब चरण है, पूर्वी पंजाब चरण है, जुकार चरण है और रंगपुर है। इस प्रकार से ये दे रखा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से सही कौन सा है। 12वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए इसका सिर्फ दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे का मतलब ये है कि ये जो स्थल दिए हुए हैं ये तो सही है, लेकिन पहला और तीसरा दोनों गलत है। इसलिए क्योंकि विकसित हड़प्पा काल या जो एकीकरण का युग था वो हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण था, और यहाँ पे उत्तर हड़प्पा काल का समय दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता की विशेषताओं को भी ये दर्शाता है, तो यहाँ पे मैच्योर हड़प्पन जो फेज है उसकी बात हो रही है। और तीसरे वाले की अगर बात करें तो हड़प्पा के जो उत्तर हड़प्पा काल के 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं उनकी बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर 4 ही दिया हुआ है। भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या उत्तर हड़प्पा काल में कितनी थी, वो 5 थी। जो 5वां है वो गंगा यमुना का दोआब चरण था, जो कि इसमें नहीं शामिल है, इसीलिए तीसरा वाला भी गलत है। सिर्फ इसका दूसरा सही है, और हमें सही चाहिए था तो हमने बी का चयन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। यहाँ पर 3 या 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD करके। अब इसमें से आपको जो सही ना हो वो तलाशना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि दुर्ग या उठा हुआ हिस्सा, ये जो राइज पार्ट होता था ये किस प्रकार का था, तो यह हिस्सा छोटे क्षेत्र को घेरता था, छोटा सा एरिया, और अक्सर नगर के दक्षिण की ओर स्थित होता था जहां पर आम जनता निवास करती थी उनकी सुरक्षा के लिए। और निचला हिस्सा जो होता था यहाँ पे सड़कें उत्तर दिशा की ओर जाती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी, यानी समकोण पर ऐसे ऐसे काटती थी, 90 अंश का कोण बनाती थी। सी वाला ये कहता है कि ईंटों के आयतन में एक रूपता हुआ करती थी, इनका जो वॉल्यूम होता था वो सिमिलर होता था। मतलब घरों के लिए जो ईंट यूज होती थी उसमें 7 × 14 × 28 यानी 7 × 14 × 28 सेंटीमीटर क्यूब का जो साइज है वो यूज किया जाता था। और जो नगर की या दुर्ग की दीवारें होती थी उसमें थोड़ी बड़ी और मोटी ईंटें लगती थी, तो 10, 20, 40 सेंटीमीटर का जो आयतन है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है उसकी ईंटें इस्तेमाल होती थी। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला जो फार्मूला है वो यूज किया गया है। और घरों में खिड़की जो थी वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी। स्नानागार के जो फर्श होते थे वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, और कुछ घरों में अपने निजी कुएं भी हुआ करते थे। तो इसमें से गलत कौन सा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला हो जाएगा। दुर्ग के बारे में जो दिया हुआ है ये दक्षिण में नहीं होता था, इसकी जो डायरेक्शन थी वो पश्चिम में हुआ करती थी। यहाँ पर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पश्चिम हो जाएगा, इसीलिए पहला वाला गलत है और बाकी सब सही है। तो हमें सही उत्तर इसमें से जो ए वाला है वो चुनते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो ईरान के पास अल्लाह दीनो नाम का स्थान है, वहां से बहुत सारे नेकलेसेस प्राप्त हुए हैं
और उसमें सोने चांदी कार्नेलियन इन सब का इस्तेमाल हुआ है। कार्नेलियन एक प्रकार की मणि यानी जेमस्टोन होता है और अन्य जो कीमती पत्थर यानी रत्न है वो भी पाए गए हैं। हड़प्पावासी तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं से परिचित थे, उसका इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन चांदी के बारे में वो नहीं जानते थे। और तीसरे वाले में बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय था उसमें मिश्रित कांसे की कलाकृतियों की संख्या शुद्ध तांबे की कलाकृतियों से कहीं ज्यादा है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है। अगर इसे आप देखें तो डी हो जाएगा। देखने में तो सब अच्छे लग रहे हैं लेकिन सही कोई भी नहीं है। डी वाला हमने क्यों चुना? क्योंकि कराची के पास अलादीनो है, यहाँ पे ईरान के पास पहुंचा दिया, इसलिए पहले ही गलत हो गया। और दूसरे वाले में अगर आप देखें तो तांबा, कांसा और सोने जैसी जो धातुएं हैं, मतलब तांबा, कांसा, चांदी और सोने जैसी जो धातुएं थी उनसे हड़प्पा वाले परिचित थे। चांदी भी इसमें शामिल है, जबकि लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर चांदी का ही बता दिया है कि उसी से परिचित नहीं थे, इसीलिए गलत है। और तीसरे वाले को अगर आप देखें तो जो शुद्ध तांबे की कलाकृतियां थी उनकी संख्या कांसे वाली से कहीं ज्यादा थी, यहाँ उल्टा दे दिया है, तो इसीलिए तीसरा वाला भी गलत है और हमने डी को चुना है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र भी था और प्रतीक भी हुआ करते थे, प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, और यह दोनों ओर से लिखी जाती थी। दोनों ओर का मतलब यह है कि पहले दाहिनी ओर से स्टार्ट करते थे, बाईं तरफ जाते थे, जब ये लाइन भर जाती थी तो उसके बाद बाईं ओर से स्टार्ट करके फिर दाहिने जाते थे, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो दाहिनी ओर से होती थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसको 1700 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से पढ़ और समझ लिया गया था। अब इसमें से आपको ये बताना है कि गलत क्या है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसका दूसरा वाला गलत है, पहला वाला तो ठीक ही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी भी अगर देखा जाए, वर्तमान समय इतना ज़्यादा विज्ञान डेवलप हो गया है, इतने ज़्यादा जानकार लोगों की पूरी फौज इकट्ठी हो गई है, इतिहास पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, लेकिन अभी तक ये पढ़ी लिखी नहीं जा सकी। मतलब इसे पढ़ने वाला या समझने वाला, सही प्रकार से एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं है, सब लोग अंदाजा लगाते हैं। और पहला वाला जो है वो सही है। ये बाउंस्टोफिडन पद्धति कही जाती है, जिसमें कि बाईं ओर से स्टार्ट करके दाहिनी ओर जाते हैं, माफ कीजिएगा, दाहिनी ओर से स्टार्ट करके बाईं ओर जाते हैं और उसके बाद जब लाइन भर जाती है तो उसके बाद लाइन चेंज करके वापस लौट आते हैं, ऐसे होता है। प्रायः हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं, ये तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें हमें चूंकि गलत चाहिए था तो गलत इसका बी वाला है। प्रश्न संख्या 16 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मेसोपोटामिया स्थित सूसा और उर जैसे नगर, ये नगरों के नाम है, इनके पास से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिस पर कि हड़प्पा की लिपि दर्ज है और गैंडे का चित्र भी पाया गया है। निपुर से 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं और इसी प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं। यह दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यावसायिक संबंधों को दर्शाता है। मोहरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाया जाना, ये आपस में कनेक्शन जोड़ता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 16वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ पहला वाला ही सही है, बाकी जो दोनों दिए हैं सब गलत है। निपुर से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिस पर कि हड़प्पा की लिपि दर्ज है और एक गैंडे का चित्र वहां से प्राप्त हुआ है। और गैंडा नहीं है, असल में ये यूनिकॉर्न है। यहाँ देखिए जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें सही दिया हुआ है, इमेज ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न गैंडा तो नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। उसके नाक के ऊपर सींग होती है, लेकिन उसका जो साइज और ढांचा होता है वो घोड़े जैसा होता है, और असलियत में ऐसा कोई जानवर है भी नहीं, ये एक इमेजिनरी पशु है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न समझिएगा, यहाँ पे गैंडा मत समझिएगा, ये अनुवाद जो है ये गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो से ये नहीं प्राप्त हुई है बल्कि निपुर से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदाड़ो से अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की तरह की 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करती है कि मेसोपोटामिया से ये जो मोहनजोदाड़ो क्षेत्र था इसके व्यापारिक कनेक्शन जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट इसमें सिर्फ पहला वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में माप के लिए बनाए गए बांट आमतौर पर केवल सेलखड़ी के बने हुए होते थे, मतलब ये स्टेटलाइट जो होता है उसके द्वारा बने हुए होते थे, और इनका आकार वक्राकार कर्व शेप का होता था। सौराष्ट्र और कालीबंगा में मनके बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, और इन फैक्ट्रीज में जो उत्पाद बनते थे उनका निर्यात भी होता था, मतलब उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। देखिए दोनों गलत है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। सही क्या है? तो माप के जो बांट होते थे वो आमतौर पर बिल्लौर, चूना पत्थर और सेलखड़ी, इन तीनों के बनाए जाते थे। सेलखड़ी तो यूज होता ही था और ज्यादा यूज होता था, लेकिन उसके अलावा बिल्लौरी पत्थर जो होता था वो भी इस्तेमाल होता था। भारी भरकम ठोस होता है, मतलब छोटे आकार का, लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है। और चूना पत्थर भी कभी कभी यूज कर लिया जाता था, और इनका जो आकार होता था वो क्यूब के शेप का यानी घनाकार होता था। और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि चनहूदड़ों से और लोथल से मनके बनाने के कारखाने यानी जो बीड्स होती हैं वो बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, और इनका निर्यात भी किया जाता था, मतलब यहाँ से बाहर सप्लाई होता था। तो इसकी दोनों इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तांबे का आयात कोलार यानी दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है वहां से,
और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात यानी इंपोर्ट ऑफ टिन ये कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। लापीज लाजुली का आयात जो होता था, लैपीज लाजुली है, ये एक प्रकार का पत्थर होता है, तो ये अफगानिस्तान से आता था। और फिरोजा नाम का जो पत्थर है, फिरोजी कलर का होता है, मतलब आप इसे खुला नीला कह सकते हैं, ठीक है। तो फिरोजा का जो आयात है वो खुरसान से किया जाता था। सलमान खान के हाथ में फिरोजा का ब्रेसलेट है, आप देख सकते हैं। कभी कभी उतार देते हैं लेकिन प्रायः पहने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उनका लकी स्टोन माना जाता है। तो ये सब कहने की बातें। अब इसमें से आपको सही तलाशना है। 18वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि सही चाहिए था ना, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन पहला वाला ही गलत है। तांबे का आयात ये खेतड़ी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है और बलूचिस्तान से होता था। यहाँ कोलार साउथ इंडिया में पहुंचा दिया है, जो कि गलत है। तो पहला गलत है, बाकी तीनों सही है, इसीलिए हमने डी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं यानी जो हवन कुंड होता है वो प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः ये ऐसे खेत थे जो कि लकड़ी के हल से जोते जाते थे। पहले के जो हल होते थे वो प्रायः लकड़ी के ही होते थे। और बनावली और बलहालपुर जो है वहां से टेराकोटा के बने हुए हल के मॉडल प्रमाणित हुए। कभी कभी मिट्टी के बनाए जाते थे, मिट्टी के हल बनाकर उनको पकाया जाता था ताकि वो कठोर हो जाए। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19, गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है। हालांकि ज्यादातर प्रचलन किसका था, मिट्टी के माफ कीजिएगा लकड़ी के हल का था। मजबूत लकड़ी से तराशा जाता था हल को और उससे धरती का सीना चीरकर फसलें बोई जाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये जो मॉडल है ये टेराकोटा से बनाया जाता था दिखाने के लिए। तो इसमें तीनों ही सही है और इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा प्रसिद्ध उत्खनन स्थल भोगवा और साबरमती नदियों के संगम पर स्थित है। भोगवा नदी और साबरमती नदी इनका जो संगम है वहां पर प्राप्त होता है। और कौन सा प्रसिद्ध उत्खनन स्थल, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ये जो पुरातात्विक स्थल है इनका संबंध नदियों से है और नदियों का कनेक्शन यहाँ पे प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें से लोथल और कोटदीजी हो जाएगा, चन्हूदड़ो और कोटदीजी हो जाएगा, या लोथल और आलमगीरपुर हो जाएगा, चन्हूदड़ो और आलमगीरपुर हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही है बताइए। और इसका सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, लोथल और आलमगीरपुर। ये जो भोगवा और साबरमती का संगम है यहाँ पे है लोथल, और यहाँ अगर देखा जाए हिंडन से किसका कनेक्शन, इसमें देख सकते हैं आप कनेक्शन है, तो ये आलमगीरपुर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सुरकोटदा जेपी जोशी के द्वारा उत्खनित किया गया था और 1956 की बात है। आलमगीरपुर का संबंध जो है वो यज्ञदत्त शर्मा जी से है। यहाँ पे YD शर्मा लिखा है, यज्ञदत्त शर्मा इसका फुल फॉर्म होगा। और 1958 इसका समय है उत्खनन का। रोपड़ का भी संबंध यज्ञदत्त शर्मा से ही है और 1955-56 वाला जो समय है वो इनका दिखाई देता है। और अमारी घुले जो है ये 1955 का है। और फजल अहमद, ये घुले जो है ये कौन है, ये इतिहासकार हैं। अमारी नाम का क्षेत्र है, घुले और फजल अहमद, यहाँ घुले नहीं होगा घुले होगा। तो ये जो है ये दोनों जने इतिहासकार हैं। इनके द्वारा क्रमशः, मतलब फजल अहमद को अगर आप देखें तो 1835 पीछे का बात है, और उसके बाद आज़ादी के बाद उत्खनन होता है, तो ये 1955 का है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो तो सही है, लेकिन ये जो पहला चौथा है ये गलत है। अमारी वाला जो क्षेत्र था ये घुले के द्वारा 1835 में और फजल अहमद के द्वारा 1955 में उत्खनित किया गया था। यहाँ रिवर्स उल्टा दे दिया है, इसीलिए चौथा वाला गलत है। और इसका अगर आप देखें सुरकोटदा जो है वो जेपी जोशी के द्वारा खोदा गया था यहाँ पे, लेकिन डेट जो है वो गलत दी है। नाम तो सही दिया है एकदम, लेकिन 1956 नहीं होगा, बल्कि ये बाद में खोदा गया था 1964। ठीक, तो इसका पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है, और इसीलिए हम बी को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 को देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अस्किनी, ये पुराना नाम नदियों का दे रखा है, ऋग्वैदिक नाम। तो अस्किनी चेनाब को कहा जाता था, विपासा व्यास को कहा जाता था, वितस्ता जो है वो रावी को कहा जाता था, और पुरुषनी या परुषनी जो है वो घग्घर को कहा जाता था। ऐसे दिया हुआ है। इसमें से सही कौन सा है, तो सभी तो सही नहीं हो सकते, कुछ ही सही है। और इसका ए हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा चौथा है वही गलत है। अस्किनी चेनाब को कहा जाता था, विपासा व्यास को कहा जाता था, तो इसीलिए हमने ए को चुना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो वितस्ता या वतिस्ता जो शब्द था ये झेलम के लिए यूज होता था, और परुषनी जो है वो रावी के लिए इस्तेमाल होता था। इस प्रकार से यहाँ दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ऋग्वेदा, मतलब ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ऋग्वेद में 1028 स्तुतियां पाई जाती हैं, मतलब हाइमन्स है, और इसमें 12 मंडल में ये विभाजित है। इसके जो मंडल है वो 12 है और उसमें 1028 जो है वो सूक्त है। इसके बाद ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो मुख्य रूप से कण्व कुल से संबंधित है। ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि ऋषियों का पूरा परिवार या उनका जो पूरा जत्था होता था उसके द्वारा की गई। अब जितने भी ऋषि महर्षि होते थे उनका पूरा एक आश्रम या गुरुकुल होता था, और उस गुरुकुल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सेवक हो या फिर छात्र हो, वो उस कुल का कहलाता था। जैसे मान लीजिए कि वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते थे वो वाल्मीकि कुल के होते थे।
तो वैसे ही कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाले जितने भी सदस्य होते थे वो सब कण्व कुल के कहलाते थे, ऐसे होता था। तो ये कहा गया है कि 7वां मंडल ये संबंधित किससे है, कण्व कुल से है। उसके बाद ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम स्तुतियों का संकलन है, मतलब देवता जो सोम है उनकी स्तुति की गई है। और आयुर्वेद ऋग्वेद का एक उपवेद है। शाकाल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र ऐसी शाखा है जिसके प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध हैं, बाकी की उपलब्ध नहीं है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ऋग्वेद के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए इसका अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा, इसमें सही विकल्प की हमें तलाश करनी थी तो सी को चुनते हैं। तीसरा और चौथा इसमें सही, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन जो पहला दूसरा है वो गलत है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, 12 मंडल नहीं है बल्कि 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है कि ये पार्ट होते हैं, जैसे कांड होता है और पर्व होता है, वैसे ही ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो कर्ण परिवार से संबंधित है। यहाँ पर 7वां दे रखा है, तो ये दोनों ही गलत है, ऊपर वाले दोनों गलत है, नीचे वाले दोनों सही है और इसीलिए हमने सी को चुना है। 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा जा रहा है कि समिति, विदत और सभा इनके बारे में दिया हुआ है, आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो समिति जो है ये अभिजात्य वर्ग यानी जो विशिष्ट संस्था है उसको ध्यान में रखकर बनाई हुई एक छोटी सी संस्था होती थी। विदत जो होता था ये व्यापक आधार पे या विस्तृत आधार पे बनी हुई जनसभा होती थी जिसके कि सभापति को राजा कहा जाता था, यहाँ आप देख रहे हैं। और सभा जो है एक जनजातीय समाज होता था जिसका कि विभिन्न कार्य हुआ करता था, मतलब अलग अलग कामों के लिए इसका संचालन किया जाता था। तो आप ये बताइए कि ऋग्वैदिक काल की ये जो सभाएं हैं इनके बारे में सही कौन सा है। देखिए इसमें कुछ भी सही नहीं है, जितने दिए हैं सब के सब गलत हैं। सभा जो होती थी वो अभिजात्य वर्ग यानी विशिष्ट संस्था को ध्यान में रखकर बनी हुई छोटी सी संस्था होती थी। समिति जो होती थी उसका विस्तार ज्यादा होता था और इसके जो सभापति थे वो राजा होते थे। विदत जो होता था ये जनजातीय समाज के विभिन्न कार्यों के लिए बना हुआ मंडल होता था। तो इसमें तीनों ही इंफॉर्मेशन गलत दी हुई है। इसके बाद 25 को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गव्युति जो होता था ये दूरी मापन का मात्रक था। विष ये किसको कहा जाता था, तो वंश या सामान्य जनता को कहा जाता था। सोम या सुरा जो था ये मादक पेय था और वाप का मतलब होता था बुआई करना या बोना। श्रीनी जो होता था ये मक्खन होता था और घृत जो है ये दरांती को कहा जाता था, ऐसे दिया हुआ है। विचित्र शब्द हैं लेकिन इनका इस्तेमाल पहले किया जाता था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, जो सही है उसकी तलाश करनी है। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, गव्युति, विष और सोम या सुरा। लेकिन बाकी जो इसमें दूसरे तीसरे करके दिए हुए हैं वो गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो श्रीनी जो है वो दरांती को कहा जाता था। श्रीनी जो है वो दरांती होती थी, घृत दरांती को नहीं कहा जाता था। और घृत जो है वो मक्खन को कहा जाता था। वैसे घृत शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो घी होता है, लेकिन यहाँ पे मक्खन को घृत के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, तो इसमें जो संबोधन है वो इसका अगर देखा जाए जो करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा सही है और इसीलिए हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 26 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सामवेद छंदों का संग्रह है और इसमें 1810 रागों का संग्रह है और इसमें अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध राग ध्रुपद इसमें शामिल है और बाद में तानसेन ने इसे गाया था। कौमुद, जैमिनीय और राणानीय ये यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शौनक और पिपलाद ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 26 केवल दूसरा वाला गलत है। इसमें जो कौथुम दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो कौथुम दिया हुआ है, कौथुम जैमिनीय यानी जो तलवाकार होते थे और राणानीय ये सब सामवेद की शाखाएं हैं। यहाँ पे यजुर्वेद दे रखा है, तो इसीलिए ये एकमात्र इसमें गलत हो जाता है। पहला, तीसरा सही है, जो सही ना हो वो हमें चाहिए था, तो इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। अथर्ववेद को 20 कांडों यानी पुस्तकों में बांटा गया है, भाग कहना ज्यादा सही रहेगा। और इसमें 711 स्तुतियां जो हैं वो सम्मिलित है। गोपद ब्राह्मण भी इसमें शामिल है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, गंधर्ववेद यजुर्वेद का उपवेद है और धनुर्वेद सामवेद का उपवेद है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। 27 ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इसका जो पहला और दूसरा है वो तो सही है, पहला वाला सही है और दूसरा वाला सही है, लेकिन तीसरा चौथा इसमें गलत है। सही की ही तलाश करनी थी। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है, तो इसको यहाँ होना चाहिए। और गंधर्ववेद जो है इसका संबंध नाचने गाने से है, तो ये सामवेद से संबंधित है। सामवेद में म्यूजिक है और गंधर्ववेद का भी संबंध उसी से है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो इसका जो तीसरा चौथा है वो गलत है। फिलहाल इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। 28 को देखते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आरण्यक यज्ञ समारोहों का पालन करने वाले नियमों की व्याख्या करते हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है और सबसे अधिक विस्तृत है। ब्राह्मण को वन में लिखी जाने वाली पुस्तक कहा जाता है और ब्राह्मण अनुष्ठानों की जो दार्शनिक दशा होती है उसकी व्याख्या करते हैं या अनुष्ठानों को दार्शनिक ढंग से समझाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 28 को आप देख रहे हैं। देखिए दोनों गलत है।
इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों गलत है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि सही क्या है। तो ब्राह्मण जो है मतलब ब्राह्मण ग्रंथ वो यज्ञ या समारोहों के पालन करने वाले नियमों की व्याख्या करते हैं। शतपथ ब्राह्मण इसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और सबसे अधिक विस्तृत है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो आरण्यक होते हैं इन्हें जंगल की किताब कहा जाता है, यानी वन पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना अरण्य में हुई है। और असल में मूल रूप से ये ब्राह्मण ग्रंथों का ही हिस्सा होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का जो पार्ट जंगल में लिखा गया या वन में लिखा गया उनको आरण्यक कहा गया। और इनमें भी वही है, मतलब वेदों की सरल व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत तरीके से दी है। इसके बाद 29 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उपनिषद का वास्तविक अर्थ किसी के पास बैठना है और उपनिषदों की संख्या 108 है। मांडुक्य उपनिषद स्पष्टतः प्रथम 3 आश्रमों से जुड़ा हुआ है और इसमें विवाह के प्रकार मतलब मुख्यतः 2 प्रकारों की चर्चा की गई। ऐसे दिया है, 4 आश्रम होते हैं तो वहां पे आप बताएंगे। इसमें दिया हुआ है 3 आश्रमों के बारे में। सही कौन सा है बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि केवल पहला वाला इसमें सही है, केवल पहला वाला सही है। यहाँ जो 2 प्रकारों की चर्चा की गई है उसमें अनुलोम विवाह है और प्रतिलोम विवाह है। ये मांडुक्य उपनिषद में वर्णित है, ऐसा इसमें दिया हुआ था। तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ पहला वाला। उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये है कि गुरु के पास बैठकर या किसी भी ज्ञाता व्यक्ति के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, जो अर्जित किया उसको किताबों में दर्ज करना, ये है उपनिषद। ठीक, तो पहला वाला सही है। दूसरे वाले में समस्या क्या है, तो इसे अगर आप देखें इसमें जो 108 उपनिषद है, पहले वाले स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, 13 उसमें ज़्यादा फेमस है। और जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें स्पष्टतः 3 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है और विवाह की जो 2 पद्धतियां आप यहाँ नीचे देख रहे हैं उसी में उसका ब्यौरा है। और यहाँ पर दे रखा है मांडुक्यो, इसीलिए दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो वेदांग जो है ये सूत्र के रूप में लिखे गए हैं और सूत्रों की संख्या 4 है। 4 कौन कौन सी है, तो शिक्षा यानी ध्वनिशास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडी विज्ञान, ज्योतिष यानी नक्षत्र विद्या, व्याकरण के बारे में कहा जा रहा है कि ये शब्द शास्त्र है। वेदांग का वास्तविक अर्थ वेदों का अंत है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम उद्देश्य को उजागर करते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 कोई भी सही नहीं है, जितने हैं वो सब गलत दिए हैं। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। वेदांत शब्द ही सुनकर लगता है वेदों का अंत, तो जहां पर वेदों की पूरी जानकारी जो है वो कंप्लीट होती है, यानी अंतिम उनका जो टारगेट है या अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर आकर सामने आ जाता है। और वेदांग सूत्र के रूप में लिखे गए। वेदांग जो है वो सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। सूत्र बहुत छोटी और संक्षिप्त उक्तियां होती हैं और इनके बारे में जो विभिन्न विचार हैं, तो इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर दी हुई है 4। संख्या कितनी दी है, 4 दी है, जबकि असल में इनकी संख्या होती है 6। इसमें शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, इसके अलावा निरुक्त और छंद जो है वो छूट गए हैं, इसीलिए दोनों गलत हैं और हम डी का चयन करते हैं। इसके बाद 31 को देखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, मतलब इसमें क्रम से दिया है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनके काल के संबंध में 5 विषयों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वामशा और वामशानुचरित या वंशानुचरित कहना इसको ज्यादा सही रहेगा। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही। यहाँ पर सर्ग जो है ये विश्व के निर्माण से जुड़ा हुआ है, प्रतिसर्ग जो है ये विश्राम से जुड़ा हुआ है, मनवंतर जो है उसे अगर देखा जाए तो विभिन्न मनुओं के काल में इसकी रचना हुई है, और वंशा या वंश जो है, इसका वामशा नहीं होगा बल्कि वंश होगा, तो वंश जो है ये देवताओं और ऋषियों की वंशावली से जुड़ा हुआ है, और वंशानुचरित जो है ये शाही राजवंशों से संबंधित ग्रंथ है। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सभी जो है वो सही है, इसीलिए हम उपर्युक्त सभी का चुनाव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य समाज में दासों को अक्रतु जो कि देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते और अव्रता जो कि यज्ञों का निष्पादन नहीं करते उनके रूप में उल्लेखित किया गया है। और बहुत से युद्ध जैसे कि गविष्टि, गवेषणा, गोशु और गव्यात ये गायों को ढूंढने के लिए आर्यों और पड़ियों के बीच में हुए हैं। पड़ी और आर्य इनके बीच में अक्सर टकराव होता था, तो वो दिया हुआ है। गलत कौन सा है ये बताइए। 32 देखिए इसका ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला इसमें गलत है और इसीलिए हम ए का चुनाव करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ऋग्वैदिक आर्य समाज में दासों को अव्रता कहा जाता था जो कि देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते। दासों को अव्रता कहा जाता था और अक्रतु जो है ये यज्ञों का निष्पादन नहीं करने वाले व्यक्ति जो है उनके तौर पे देखे जाते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है उल्टा, मतलब अक्रतु का जो अर्थ है वो गलत दिया है और अव्रता का भी अर्थ गलत दिया है, इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। गविष्टि, गवेषणा ये सब गायों की खोज के लिए किए जाने वाले युद्ध होते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 को आप देखेंगे। ऋग्वैदिक समाज एक आदिवासी समाज था और ऋग्वैदिक लोग दास प्रथा से प्रचलित नहीं थे या परिचित नहीं थे। इसके बाद 4 वर्णों का जो एकमात्र उल्लेख है, जाति व्यवस्था की नींव रखने वाले जो 4 वर्ण हैं उनका एकमात्र उल्लेख जो होता है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल से होता है और 8वें मंडल में पुरुष सूक्त है जहाँ से ये ब्यौरा प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत संभवतः यहीं से हुई है
और आर्य जातियां जो थी वो जन कहलाती थी और इनका जो प्रमुख होता था वो गोपति कहलाता था। मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और इसका जो करेक्ट आंसर है 33वें का वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि केवल तीसरा वाला इसमें सही है, केवल तीसरा वाला सही है और बाकी जितने हैं वो गलत हैं। 4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें किया गया है और यहाँ पर दिया हुआ है 8वां मंडल, इसीलिए ये गलत है। और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत वहीं से हुई है और ऋग्वैदिक लोग दासों से परिचित थे। यहाँ पर कहा गया है कि वो दासों से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक समाज एक आदिवासी समाज था, ये सही बात है, लेकिन दास प्रथा से उनका परिचय पूरी भली भांति था। तो इसमें सिर्फ तीसरा सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और वृत्रहन यानी अराजकता का अंत करने वाला, ये नाम किस देवता को दिए गए हैं और ऋग्वेद के 3रे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये किस देवी से संबंधित है। 2 चीजें पूछी गई, तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। तो पुरंदर और यहाँ वृत्रहन या वृत्र हंता कहा जाता है इन्हें, तो ये इंद्र को संबोधित किया गया है। भगवान इंद्र के संबंध में ये दोनों जो संबोधन है इस्तेमाल किए गए हैं। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो किस देवी को समर्पित है, तो यहाँ सावित्री का नाम आएगा। हालांकि वो सूर्य देव का मंत्र है और उसको चूंकि गाया जाता है तो वो गायत्री या सावित्री के नाम से जाना जाता है। सावित्री और गायत्री एक ही चीज है और यहाँ पर सूर्य की स्तुति में इसको गा कर उच्चारित किया जाता है, तो गाने की जो पद्धति होती है उसको सावित्री कहा जाता है। फिलहाल इसमें से जो सही विकल्प है वो इसका इंद्र और सावित्री हो जाएगा। माफ कीजिएगा, जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, इसका डी वाला। इसके बाद 35 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्रेयनी उपनिषद। भीषण बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर प्रभुत्व हो गया, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में दिखाई देता है। और 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, मतलब वानप्रस्थ और संन्यास, ये वाले जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देते हैं। तो आप ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, मतलब किसका जिक्र कहाँ पर हुआ है ये आपको देखना है। और इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है 4 वर्ण और 4 आश्रम आदि की बात, तो ये जाबाल उपनिषद में दिखाई देते हैं। मतलब 4 आश्रमों का जो उल्लेख है वो जाबाल उपनिषद में है, न कि बृहदारण्य में, और इसीलिए चौथा वाला गलत है। बी इसका चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सरयू नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती थी और उत्तरी राज्य जो था या उत्तरी जो क्षेत्र था उसकी राजधानी कुशावती थी और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती हुआ करती थी। भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन कुशीनगर में किया था और यहीं पर वो बीमार होते हैं और पावा में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब इनका देहावसान हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। 36 को आप देख रहे हैं और दोनों गलत है। यहाँ पर दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, इसीलिए हम सी का चुनाव करते हैं। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सरयू नदी जो है ये कौशल राज्य को या कौशल राज्य जो था उसको 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी राज्य की राजधानी कुशावती थी, यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरी राज्य की राजधानी कुशावती थी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। लेकिन सही बात क्या है, उत्तरी राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग जो था या दक्षिणी जो क्षेत्र था उसकी राजधानी कुशावती थी, उल्टा दिया हुआ है। तो इसीलिए पहला वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे कुशावती नहीं होगा, श्रावस्ती होगा, और यहाँ श्रावस्ती नहीं बल्कि कुशावती होगा। और भगवान बुद्ध ने जो ये जहरीला भोजन कर लिया था तो पावा में इन्होंने किया था, कुशीनगर में नहीं किया था, और बीमार हुए फिर कुशीनगर तक पहुंचते हैं और वहीं इनका देहावसान हो जाता है। ये पूरी बात है। सूकर माधव नाम का खाद्य पदार्थ था और संभवतः ये सुअर का मांस था, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या था ये पता नहीं। उसको खाने के बाद इन्हें अतिसार हो जाता है और अवस्था इनकी 80 साल की रहती है, तो कमजोर होकर इनका देहांत हो जाता है। ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में ये कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वज्जी राज्य, वैशाली और राजा यहाँ का चेटक। इसके बाद चेटी या चेदी राज्य, ये सोथिवती नगर, यहाँ संबंध किस क्षेत्र से है वो दिया हुआ है, और राजा यहाँ का शिशुपाल। मत्स्य राज्य का संबंध विराट नगर यानी आधुनिक बैराट से है और राजा यहाँ के थे प्रद्योत। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 37 इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला दूसरा तो सही है, वज्जी स्टेट का जो दिया है वो सही है, और चेटी या चेदी स्टेट जो है उसका शिशुपाल से संबंध दिया है, और सोथिवती या शुक्तिमती इसको कहा जाता था, शक्तिमती असल में नाम था, तो वो कनेक्शन सही है। लेकिन मत्स्य राज्य का जो दिया हुआ है विराट नगर, वहां तक तो सही है। राजा का नाम यहाँ पे प्रद्योत नहीं था, राजा का नाम क्या था बताइए। राजा जो था वो खुद विराट था और इसीलिए यहाँ राजा की उपाधि विराट कही जाती थी। मतलब जो इसके संस्थापक थे वो विराट नाम के राजा थे और बाद में इसी नाम से जो राजा का नाम है वो चलने लगता है। तो इसका तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। ए वाले को हमने चुना। 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो वत्स्य राज्य का राजा प्रसेनजीत 3 संस्कृत नाटकों भास का स्वप्न वासव दत्ता, हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली का नायक था। मतलब ये तीनों नाटक में ये हीरो का काम किए थे। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रसिद्ध नगर कन्नौज अवंती राज्य में स्थित था और अवंती राज्य की जो उत्तरी भाग की राजधानी थी वो अहिछत्र थी यानी कांपिल्य, और दक्षिणी जो राज्य की राजधानी थी वो कांपिल्य हुआ करती थी। अहिछत्र और कांपिल्य ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इसमें,
लेकिन एक ही क्षेत्र के दो हिस्से कहे जाते थे, तो एक वाला जो हिस्सा था उसकी अहिछत्र थी और दक्षिणी वाला जो भाग था उसकी काम्पिल्य थी, ऐसा दिया है। इसमें से गलत कौन सा है ये आपको देखना है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। और 38 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, मतलब दोनों ही गलत है। वत्स राज्य का जो राजा था उदयन, मतलब वत्स नायक था राजा उदयन, वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 3 संस्कृत नाटक थे, मतलब स्वप्नवासव दत्ता, प्रियदर्शिका और रत्नावली, उसमें हीरो का काम किए थे। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे राजधानियों के बारे में, तो ये पांचाल राज्य से संबंधित है, मतलब पांचाल राज्य वाला जो क्षेत्र है उसमें ये स्थित था और पांचाल राज्य की उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी वाली काम्पिल्य थी। इस प्रकार से है, तो इसमें सी वाले को हम चुनते हैं। 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कुरु अकेला ऐसा एक महाजनपद था जिसमें कि विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में और दक्षिणापथ में इसकी अवस्थिति थी। कुरु जो महाजनपद था ये विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में था और दक्षिणापथ में इसकी लोकेशन थी, ये दिया हुआ है। गांधार महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो सब उल्टा दिया हुआ है और इसीलिए डी वाला इसका सही होता है, मतलब नॉन ऑफ दीज। अश्मक या जो यहाँ पे अश्मक महाजनपद था, अस्सक भी इसको कहा जाता था, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में पाया जाता था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर या पैठन या पोतन कही जाती थी और ये विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित था, मतलब दक्षिणापथ में इसकी लोकेशन दिखाई देती थी, जो दक्षिण का नेशनल हाईवे था। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन हो जाएगी और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी माहिष्मती हो जाएगी। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट गलत दिए हैं और इसीलिए हमने डी को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया और ये जो 2 नए प्रकार के हथियार थे इसमें महाशिलांतक था और रथ मूसल था। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ये व्यवस्था बिंबिसार के द्वारा की गई थी। धनानंद को नंदो पराक्रमी यानी एक विशेष माप, इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नंदो पक्रमणी इसको कहा जाता था, तो ये एक माप का तरीका था और घनानंद को इसका श्रेय दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। देखिए इसका बी वाला हो जाएगा, बी वाला इसमें एकमात्र गलत है और बाकी जितने हैं वो सही है। अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का, मतलब ये सैन्य हथियार थे, इनका इस्तेमाल किया। एक तो महाशिलाकांतक या महाशिलांतक होता था, युद्ध इंजन जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। इसका दर्शन आप बाहुबली जो फिल्म है उसमें कर सकते हैं। बाहुबली को जो औजार दिए जाते हैं वो किले की दीवारें गिराने के लिए होते हैं और भल्लाल देव के पास तीर चलाने वाले औजार होते हैं। ये आपने बहुत बार सुना होगा डायलॉग कटप्पा का। तो बाहुबली जो पत्थर फेंकने वाला औजार इस्तेमाल करता है, मतलब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो वो आगे घूमकर निशाना साध के पत्थर मारता है और उसी में वो कपड़ा बांधकर बारूद लगाकर जो कालके होते हैं उनको जला देता है। तो वो वाला जो औजार है वो यहीं से प्रेरणा ली थी, मतलब जो राजमौली है उनको आइडिया यहीं से मिला था। तो ये महाशिलांतक कहलाता है, ठीक है। और रथ मूसल क्या होता है। तो रथ मूसल जो है ये गदा वाले रथ होते थे, मतलब ये गदा चलाते थे। बड़ी संख्या में वध करने के लिए इनके आगे वाले हिस्से में गदा बंधी हुई होती थी और वो ऐसे राउंड राउंड घूमती थी तो सामने वाले को चोट पहुंचाती थी। ऐसा आप भल्लाल देव के रथ में देख सकते हैं। तो ये बाहुबली वाली जो फिल्म है उनकी प्रेरणा यहीं से मिली। अब यहाँ आपने देखा कि इसका जो सेकंड वाला है वो गलत है। सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि पहला जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यहाँ बिंबिसार का कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अजातशत्रु के समय में ही हुई थी, तो आप जानते ही हैं, यहाँ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और घनानंद का जो ये नंदोपक्रमी है ये वाला सही है। तो इसमें हमें चूंकि जो गलत है वो चुनना था, तो गलत वाले को हम चुन लेते हैं। इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ बिंबिसार की जगह पे अजातशत्रु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उदयभद्र ने, यहाँ आप देखिए, उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। उदयन को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होती है अवंती को पराजित करके मगध का हिस्सा बनाने के संदर्भ में। मतलब उदयन जो था वो मगध वाले क्षेत्र का विस्तार करता है और अवंती को उसमें मिला लेता है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 41 को आप देख रहे हैं, देखिए इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि इसमें जो उदयभद्र वाला दिया है वही एकमात्र इसमें सही है। मतलब उदयभद्र या उदयन इसी को कहा जाता था, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है, मतलब आधुनिक पटना आप इसे कहते हैं, इसको ये नई राजधानी बनाता है और गंगा और सोन नदियों के संगम पर ये स्थित थी। अजातशत्रु के समय में ही पाटलिपुत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन उस समय वो सैन्य छावनी हुआ करता था, राजधानी नहीं। राजधानी बनाने का काम उदयन के द्वारा किया गया। ये हर्यक डायनेस्टी की बात हो रही है। और अगर आप देखें कि शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, तो उसका जो संस्थापक था शिशुनाग, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अवंती का जो प्रद्योत वंश था उसको पराजित करके उसे मगध साम्राज्य में विलय कर लेने की। तो ये बात है और इसका जो सेकंड वाला है वो गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है और हम ए का चयन करते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो महापद्मनंद को उसकी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन कहा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था
और शिशुनाग ने अपनी राजधानी को अस्थायी तौर पर राजगृह स्थानांतरित किया था। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है। 42 और ये इसके जो विकल्प है उन्हें भी आप देख रहे हैं। देखिए इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसका जो तीसरा वाला है वही गलत है, ये वाला, और बाकी जो दोनों ऊपर वाले हैं वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महापद्मनंद को उग्रसेन के अलावा एक राट भी कहा जाता था, सर्वछत्रांतक भी कहा जाता था। ये नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था और कहा जाता है कि अपने 100 पुत्रों के साथ इसने करीब बड़े लंबे समय तक शासन किया था। तो इस प्रकार की चीजें। अब इसमें जो काला शोक वाला है वो भी सही है, लेकिन शिशुनाग के समय में राजधानी का ट्रांसफर होता है, ये गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को अस्थायी तौर पर वैशाली स्थानांतरित किया था। यहाँ पर दिया है ना राजगृह स्थानांतरित किया था, तो ये अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट करता है, वैशाली की ओर शिफ्ट कर देता है, और इसीलिए तीसरा वाला गलत। इसके बाद 43 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। महापद्मनंद ने कलिंग राज्य को मगध में मिला लिया और एक जिन की मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में ये साथ में ले आता है। उसके बाद महापद्मनंद को उत्कृष्ट यूनानी लेखक एग्रमीज और जेंड्रमीज के नाम से पहचानते हैं। घनानंद के लिए सर्वछत्रांतक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही विकल्प का आपको इसमें से चयन करना है। प्रश्न संख्या 43 और इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि सिर्फ पहला वाला, ये जो मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में ये लाते हैं महापद्मनंद, ये काफी प्रतापी रहते हैं, तो ये वाला सही है। अगर इसमें देखा जाए तो महापद्मनंद के लिए ये सर्वछत्रांतक जो शब्द है, एक राट जो शब्द है, ये इस्तेमाल होते थे, और घनानंद के लिए एग्रमीज जो शब्द है वो इस्तेमाल होता था। घनानंद को जो उत्कृष्ट लेखक यूनानी भाषा के थे उन्होंने जेंड्रमीज और एग्रमीज का संबोधन दिया था। आगे बढ़ते हैं, 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कहा जा रहा है कि सुत्त पिटक यानी प्रवचन की टोकरी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो यह ग्रंथ बुद्ध वचन या बुद्ध के वचन के नाम से जाने जाते हैं। और विनय पिटक जो होता है, विनय का मतलब यहाँ पे विनम्रता नहीं है बल्कि अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो इसे अनुशासन की टोकरी कहा जाता है। पिटक मतलब पिटारा, टोकरी। इसमें पातिमोक्ष शामिल था, जो कि मठ से संबंधित अनुशासन का उल्लंघन और उसका प्रायश्चित करने से संबंधित एक लिस्ट हुआ करती थी। मतलब मठ में पालन किए जाने वाले नियम कायदे कौन से हैं और किस नियम को तोड़ेंगे तो आपको कौन सा दंड प्राप्त होगा। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 44 को आप देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 44 में सब सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है, और इसीलिए हम इसमें से डी वाले का चयन करते हैं। इसमें से कोई नहीं सही, कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई भी सही मतलब गलत नहीं है, सभी सही है, ऐसा हम देखते हैं। इसे हमने देखा। इसके बाद 45 की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सुत्त पिटक 5 निकायों से मिलकर बना था और इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो दीर्घ निकाय जो होता था ये मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह होता था। मध्यम निकाय जो होता था ये लंबे प्रवचनों का संग्रह होता था। संयुक्त निकाय जो होता था ये जो आत्मीय उक्तियां होती थी, मतलब आत्मा से निकले हुए संदेश होते थे, उसका संग्रह होता था। अंगुत्तर निकाय में संख्या के अनुसार रखे गए या क्रम से रखे गए प्रवचनों का संग्रह प्राप्त होता है और खुद्दक से हमें सूक्ष्म मुक्तियों का संग्रह प्राप्त होता है। ऐसे दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से 45 में से कौन सा सही है आपका। और 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, लेकिन ये ऊपर वाले जो है ये आपस में बदल गए हैं। दीर्घ निकाय में लंबे प्रवचन होते थे और मध्यम निकाय में मध्यम प्रवचन होते थे। ये तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें सही हमें ढूंढना था। प्रश्न संख्या 46 को देखिए। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिए हुए हैं, उनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चौत्य जो था ये आप देख रहे हैं, ये चौत्य नहीं है बल्कि चैत्य है। असल में चैत्य पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाले समारोह को कहा जाता था, ये सेरेमनी होती थी, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा उपोस्था जो था, इसे आप देख रहे हैं, उपोस्था ये लॉर्ड इंद्र को कहा जाता था। शक्र जो है ये सन्यासियों के लिए प्रार्थना कक्ष होता था। अब आप ये बताइए कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो शब्द हैं इनमें से सही कौन सा है। और इसे अगर आप देखें तो इसमें कोई भी सही नहीं है, जितने हैं वो सभी गलत हैं। इसका डी वाला हो जाएगा। चैत्य जो होता था ये पूजा गृह होता था, यहाँ पर प्रार्थना कक्ष के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। सन्यासी जो भिक्षुक होते थे वो यहाँ पे प्रेयर करते थे। शक्र जो पर्यायवाची है पुरंदर यानी भगवान इंद्र का, वो भी यहाँ पे गलत दे रखा है। और उपोस्था जो था ये पूर्णिमा और अमावस्या के का जो मौका होता था, मतलब यहाँ पे फुल मून और जो न्यू मून है उसकी बात हो रही है, तो इस मौके पर जो सेरेमनी होती थी उसको कहा जाता था। तो इसमें कुछ भी सही नहीं है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 और इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है वो आप बताइए। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाएं 3 श्रेणियों यानी 3 पिटकों में विभाजित हो गई। उपदेश, अनुशासन और उच्च ज्ञान। शर्मन क्या होते थे, तो शर्मन वह होते थे जो कि सत्य को जानने का प्रयास करते थे। और थेरा गाथा या थेर गाथा जो थी उसमें वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षु जो होते थे वो पद्य लिखते थे और उनका ब्यौरा प्राप्त होता था। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। और ये 47 आप पूरा देख रहे हैं। देखिए इसका ए वाला हो जाएगा, यानी केवल पहला। 47 में जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा। सही बात क्या है, पहली जो इसमें अगर देखा जाए, पहली बौद्ध सभा में बुद्ध की शिक्षाएं 3 अलग अलग टोकरियों में बांट दी गई, उपदेश, अनुशासन और उच्च ज्ञान। यहाँ पर आप पहली वाली जो सभा है उसका नाम लेंगे और यहाँ दे रखा है दूसरी, और इसीलिए ये पहला वाला गलत है। बाकी जो दोनों है वो एकदम सही है और इसीलिए इसमें हम ए का चुनाव करते हैं और आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। पहली बौद्ध संगीति ये 583 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में हुई थी, ये सब बीसी वाला है। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 263 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और जो तीनों बौद्ध संगीतियां हैं उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। चतुर्थ जो हुई थी उसका ब्यौरा इसमें नहीं है, फिलहाल 3 को हम देख रहे हैं। तो इसे अगर आप देखें तो जो पहली वाली बौद्ध सभा है वो 483 में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। यहाँ पे 583 दिया है, दूसरा वाला सही है, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। और जो तीसरी वाली थी वो 250 में होती है, 250 ईसा पूर्व में ये पाटलिपुत्र में आयोजित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ दूसरा वाला। इसके बाद 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हीनयान का शाब्दिक मार्ग होता है या अर्थ होता है ज्येष्ठों का सिद्धांत, और थेरेवदा का तात्पर्य होता है लघु मार्ग। हीनयान को रूढ़िवादी संप्रदाय कहा जाता है और हीनयान के धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो कि बुद्ध की मूल भाषा या शैक्षिक भाषा जिसमें कि वो उपदेश दिया करते थे, वो वाली। तो हीनयानी परंपरावादी तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महायान खुले विचारों वाले और आधुनिक है। अब इसमें से आपको देखना है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी केवल पहला वाला जो है वो सही नहीं है और बाकी जो है वो सही है। तो दूसरा तीसरा सही के तौर पे देखिएगा। देखिए, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है लघु मार्ग, छोटा रास्ता। ठीक, यहाँ पे थेरेवदा का अर्थ दे रखा है और थेरेवदा का मतलब होता है ज्येष्ठों का सिद्धांत। तो यहाँ पे थेरवाद या थेरेवदा को कहा जा रहा है, ज्येष्ठों का सिद्धांत उल्टा दिया हुआ है। तो पहला वाला वाक्य गलत है और इसीलिए हमने ए का चयन किया है, दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो हीनयान और महायान सेक्ट था उसमें बुद्धिज्म का बंटवारा हो जाता है। और चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को पाली भाषा में नियमबद्ध किया जाता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। कोई भी सत्य नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, और उसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष रहते हैं। तो ये वाली जो बौद्ध संगीति थी इसमें बौद्ध धर्म का डिवीजन हो जाता है। विवाद तो पहले से ही रहता है लेकिन यहाँ पर बंटवारा स्पष्ट हो जाता है हीनयान और महायान के तौर पे। और जो तीसरी वाली बौद्ध संगीति थी उसमें त्रिपिटक को पाली भाषा में अनुदित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला हो जाएगा, इसमें से कोई भी सच नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो संस्कृत में रचित बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। अश्वघोष आंध्र क्षेत्र के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र के समकालीन थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात हो रही है, उसके ये कंटेम्प्रोरी थे। और नागार्जुन को महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 51 को आप देख रहे हैं। देखिए, इसका 51वें का करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देख रहे थे। तो संस्कृत में रचित बुद्ध चरित्र, इसके लेखक अश्वघोष थे। और अश्वघोष ये आंध्र क्षेत्र के जो सातवाहन शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके समकालीन थे। और नागार्जुन को महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है और ये कनिष्क के समकालीन थे। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो सही नहीं है उसी की तलाश करनी है और इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि इसका जो पहला वाला है वही सही नहीं। यहाँ ये दे रखा है ना कि ये आंध्र क्षेत्र के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं अगर जो समकालीन वाला मैटर है उसमें तो कुषाण राजा थे कनिष्क, महान शासक था कनिष्क, उसके समय के या उसके जो समकालीन यहाँ विद्वान है उसमें नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, इन तीनों का नाम आता है। तो यहाँ पर ये जो सातवाहन रूलर का नाम दिया है इसी वजह से ये गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बुद्धघोष 5वीं शताब्दी के महान विद्वान थे और उन्होंने पाली भाषा में महारत हासिल की थी। बुद्धघोष ने विशुद्धि मार्ग का जो शुद्धिकरण मार्ग है उसकी रचना की थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बुद्धघोष जो है वो 5वीं शताब्दी के महान विद्वान थे। पाली भाषा में काफ़ी उन्हें महारत हासिल थी। पाली के अलावा संस्कृत के भी ये विद्वान थे लेकिन पाली में इनकी ज़्यादा विशेषज्ञता थी। और विशुद्धि मार्ग या विशुद्ध मार्ग इसको कहा जाता था, इसकी रचना इन्होंने की। उसके बाद धर्माकृति, ये 7वीं शताब्दी के एक महान कवि, संगीतकार, विद्वान और वक्ता थे। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो देखिए, इसमें पहला वाला तो सही है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। हमें चाहिए सही, तो इसीलिए हम ए का चुनाव करते हैं। ये जो धर्माकृति हैं इनके बारे में आप देखें तो इनका समय तो ठीक दिया है 7वीं शताब्दी, लेकिन ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। केवल दर्शन शास्त्र इनका क्षेत्र था। यहाँ पे कविता करना या संगीत में रुचि लेना ये इनका काम नहीं था। तो इनके बारे में जो दिया है वो गलत है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। अभिधर्म कोश ये दिया हुआ है, अभिधर्म कोश नाम है असल में। इसको आज भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विश्व कोश माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी वो आपको बताना है। और उसके साथ आपको ये देखना है कि बौद्ध तर्क शास्त्र जो था उसके संस्थापक कौन थे। नीचे नाम दिया है असंग और दिनग्गा, वसुबंधु और दिनग्गा, असंग और हरिभद्र, वसुबंधु और हरिभद्र। इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53।
और क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि यहाँ पे वसुबंधु और दिनग्गा का जो नाम है वही सही, ठीक है। मतलब अभिधर्म घोष के रचयिता कौन थे? ये विश्वकोश माना जाता है बौद्ध धर्म का, तो वो वसुबंधु के द्वारा रचा गया था। और ये जो दिनग्गा हैं ये बौद्ध तर्क शास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, इन्हें दिग्नाग भी कहा जाता था, तो इनका दिनग्गा यहाँ पे नाम दिया है। कुल मिलाकर यही वाला उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जैन धर्म के मूल को अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद और पंचमहाव्रत के सिद्धांतों में व्यक्त किया जाता है, ये दिया हुआ है। उसके बाद महायान का शाब्दिक अर्थ बृहत्तर मार्ग है, और महायान और हीनयान जो ये नाम आप सुनते हैं बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदायों का, तो ये सब महायान वालों के द्वारा दिए हुए नाम है। मतलब ये नामकरण किया किसने है? ये महायान वालों ने किया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं ये मूल सिद्धांत के तौर पे अनेकांतवाद, स्यादवाद और जो नयवाद है उसको देखा जाता है, और पंच महाव्रत ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है, तो इसमें पहला वाला सही है। और महायान का शाब्दिक अर्थ एक बड़ा यान या बड़ी नाव होता है, इसके अलावा बड़ा रास्ता भी आप कह सकते हैं, तो ये सही है। और इसके अलावा हीनयान और महायान जो नामकरण है वो भी इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। हीनयान वालों का ये खिल्ली उड़ाते थे महायान वाले, और कहते थे कि ये छोटी गाड़ी है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी जो ऐसा है कि गलत हो, कुछ भी गलत नहीं है, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। इसमें से कोई नहीं, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सही यहाँ पर ना हो। इसके बाद 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि जैन धर्म के मुख्य शब्द और उनसे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बसादी दिया है जैन मठीय व्यवस्था के बारे में, अवधिजन का मतलब होता है उत्तम मानवबोध, गांधार मतलब भ्रम पैदा करने वाले कर्म, और मोहनिया मतलब महावीर के प्रमुख शिष्य। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? और इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा सही है, लेकिन जो तीसरा और चौथा है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि गांधार ये महावीर के प्रमुख शिष्य थे, और मोहनिया का मतलब होता है मोह पैदा करने वाला, यानी भ्रम पैदा करने वाला काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? श्वेतांबर भिक्षुओं की मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए नग्नता का पालन करने को परम आधार बनाने के लिए बल देते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय वाले। दिगंबर इस बात पर जोर देते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से नग्न होना आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर परंपरा में 21वीं सदी के तीर्थंकर थे मल्ली, इनका नाम आता है, और मल्ली एक महिला थी जो कि जैन धर्म में एकमात्र स्त्री तीर्थंकर के तौर पर देखी जाती। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, और इसे अगर आप देखें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो विकल्प हैं सभी के सभी यहाँ असत्य ही दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्वेतांबर जो है वो नग्नता के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते हैं, जबकि दिगंबर वाले जो है वो नग्नता के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते हैं। श्वेतांबरों का ऐसा मानना है कि पूर्ण नग्नता का पालन करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर श्वेत वस्त्र धारण करके और मुंह पर पट्टी बांधकर काम चल जाएगा, इस प्रकार से आप देखते हैं। और श्वेतांबर परंपरा की ये महिला थी, लेकिन इनका जो नंबर है वो यहाँ पर गलत दिया है, वो है 19वां। ठीक है, 19वें नंबर की ये तीर्थंकर थी, इनका नाम था मल्ली, और ये श्वेतांबर परंपरा में सिर्फ एक्सेप्ट भी किया जाता है कि ये महिला थी। दिगंबर वाली परंपरा में इनको भी पुरुष माना गया, तो ये एकमात्र स्त्री तीर्थंकर है, ऐसा उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें तीनों ही गलत है, और तीनों के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। फिलहाल इसके तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इतना जानते रहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप डी वाले को चुनेंगे तो इसका मतलब होगा कि तीनों सही हो गए। ठीक है, इसके बाद 57वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें 2 स्टेटमेंट है, और पहले वाले में पहली जो जैन संगीति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और 310 ईसा पूर्व में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 310 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। पहली जैन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य स्थूलभद्र थे, ऐसा दिया हुआ है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन राजगृह में 453 ईस्वी में, या फिर 453 या 466 में किया गया था, ऐसा दिया हुआ है। और द्वितीय जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसका सिर्फ पहला वाला सही है, जो प्रथम जैन संगीति के बारे में दिया हुआ है वही ऑप्शन करेक्ट है। जो सेकंड वाला है वो तो गलत है। दूसरी जैन परिषद या जैन संगीति जो है ये वल्लभी गुजरात में आयोजित होती है, और इसका समय 453 से लेकर 466 के बीच में है। एग्जैक्ट टाइम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, डिफरेंट डेट दिखाई देगी। और दूसरी जैन परिषद के जो अध्यक्ष थे वो देवार्धिगण नाम के जो व्यक्ति थे वो दिखाई देते। तो यहाँ पर नाम भी गलत दिया है, सिर्फ पहला वाला इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, मतलब एक ग्रंथ है, नाटक ग्रंथ है या नाट्य ग्रंथ है, जिसमें कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध जो चाणक्य की साजिशें रची गई थी उनका वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनता है तो वहाँ नंदवंश के बहुत सारे समर्थक रहते हैं, और वो कतई नहीं चाहते हैं कि ये नीच कुल का व्यक्ति जो है, मतलब विशाखा दत्त के हिसाब से नीच कुल का, तो नीच कुल का जो व्यक्ति है वो सिंहासन पर आसीन हो, और इसी के लिए उसको मारने के लिए अक्सर जहर देने का प्रयास किया जाता है और तमाम चीज़ें। तो आचार्य चाणक्य करते क्या है कि वो चंद्रगुप्त को थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज जहर दिलाते हैं, मतलब खाने में मिलाकर खिलवाते हैं,
ताकि उसके अंदर जहर को झेलने की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए। और होता यह है कि इसकी पत्नी दुर्धरा इसके पास ही खड़ी रहती है और ये भोजन कर रहा होता है, और भोजन आधा छोड़कर ये चला जाता है किसी कामवश, मतलब राजकाज में, और उसके बाद दुर्धरा अपने पति का जूठा भोजन कर लेती है। उस समय वो गर्भवती रहती है और उसके बाद उसे जब प्रसव होता है तो उसका जो बेटा यहाँ पैदा होता है उसके शरीर पर डॉट 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 होते हैं, मतलब बिंदु होते हैं। ये सब जहर का असर होता है और इसी वजह से उसका नाम बिंदुसार पड़ जाता है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र पहले हुआ करते थे, ये कहने का मतलब। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद परिशिष्ट पर्वन को आप देख रहे हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म के साथ संबंध स्थापित करता है, और चाणक्य की अक्सर रूस के पुनर्जागरण काल के लेखक जो निकोलियो मैकियावेली हैं उनसे तुलना की जाती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 58 को आप पूरा देख रहे हैं। देखिए, इसका सिर्फ तीसरा वाला गलत है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो तीसरा वाला है वो इसलिए गलत है क्योंकि ये रूस के नहीं थे। मैकियावेली का संबंध किससे था? ये इटालियन थे, और द प्रिंस नाम का जो ग्रंथ है उसको इन्होंने लिखने का काम किया था। तो चाणक्य की इनसे तुलना की जाती। तीसरा वाला इसमें एकमात्र गलत है, और जो गलत है वही हमें चाहिए था, ऊपर वाला दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दंडिन के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है, हेमचंद्र ने दश कुमार चरित को लिखा है, विशाखा दत्त ने कादम्बरी को लिखा है, और बाण भट्ट ने परिशिष्ट पर्वन को लिखा है। सही क्या है ये बताइए। तो आप जानते हैं कि सब उटपटांग तरीके से सजाया हुआ है, और इसीलिए इसमें से डी वाले को हम चुनते हैं। नॉन ऑफ दीज, कुछ भी सही नहीं है। परिशिष्ट पर्वन जो आपने पीछे देखा वो हेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखें विशाखा दत्त का कौन सा है? मुद्रा राक्षस है। दशकुमार चरित को किसने लिखा है? तो दंडिन के द्वारा लिखा गया है, इसको मिला लीजिए। और बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई है। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी, जो कि यहाँ करनी नहीं थी, हमें ये देखना था कि सही कौन सा है। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 60 को अगर आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको देखना था। 3 ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण देते हैं, और इनके नाम यहाँ पर दीपवंश, अशोक वंदना, और इसके अलावा ये अशोक वंदना शब्द इस्तेमाल किया गया है, और दिव्यावदान है। ये चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण देते हैं। और महावंश, मिलिंद पन्ह और महाभाष्य ऐसे 3 ग्रंथ हैं जो कि सम्राट अशोक का विवरण देते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 60 को आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही गलत है, दोनों ही जो दिए हैं वो परफेक्ट नहीं है। सही ये है कि 3 बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि चंद्रगुप्त के जीवन का ब्यौरा देते हैं। उसमें महावंश, मिलिंद पन्ह और महाभाष्य का नाम आता है, ठीक है। महाभाष्य भी इसमें शामिल है। और बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें कि दीपवंश, अशोकावदान और दिव्यावदान का नाम आता है। और ये जो 3 ग्रंथ हैं ये हमें अशोक के बारे में ब्यौरा देते हैं। तो इसमें जितनी भी जानकारियां हैं वो गलत दी हैं, और इसीलिए हम इसमें सी का चुनाव करते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं, और इसमें यह कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यूनानियों ने भगवान कृष्ण को डियोनिसस कहा है, और यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और हेराकल्स कहकर संबोधित किया है। विलियम जोन्स ने इस बात की पुष्टि की है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो सही कौन सा है ये बताइए। देखिए, इसका सिर्फ पहला वाला हो जाएगा। इसमें जो पहला वाला दिया हुआ है वो सही है, और इसमें दिक्कत ये थी कि एक ही विकल्प को चुन सकते थे। यहाँ पर पेयर दिया होता तो जो लास्ट वाला है वो भी सही हो जाता, क्योंकि चाणक्य का जो नाम है वो तो गलत दिया नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि एक साथ हम 2 को नहीं चुन सकते, तो इसमें से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। और उसके लिहाज से देखा जाए तो या तो आप पहले को चुन सकते हैं या फिर तीसरे को चुन सकते हैं। और इसमें जो आंसर है 61 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से तीनों सही होना चाहिए। देखिए, पहला वाला जो है वो भी सही है। इसमें भगवान कृष्ण को डियोनिसस के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा हेराकल्स जो संबोधन है वो भी इनके लिए प्राप्त होता है। यहाँ पर सिर्फ समस्या ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेराकल्स जोड़ दिया है, इसीलिए दूसरा वाला गलत हो जाता है। यहीं पर आकर ये गलत हो जाता है, नहीं तो ये भी सही था। सेंड्रोकोट्स जो संबोधन है वो इसके लिए दिया जाता है। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आकर गलत होता है, लेकिन पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, और दोनों एक साथ इसमें मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ दीजिए। बस जानते रहिए कि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखिएगा, और इसमें कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो संघर्ष होता है उससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 309 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इस युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर को केवल 50 हाथियों के बदले चंद्रगुप्त मौर्य को अराकोसिया, जेड्रोसिया और जो पापिर मोसी वाला क्षेत्र था वो देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब 50 हाथी चंद्रगुप्त ने दिए थे, और बदले में सेल्यूकस को इतनी सारी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ी, और साथ में अपनी पुत्री भी। उसके बाद अराकोसिया जो है ये दक्षिण पूर्वी जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है और कंधार वाला क्षेत्र है, उसके तौर पे देखा जाता है। जेड्रोसिया का मतलब दक्षिणी बलूचिस्तान और पारा पोमीदिसाई ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का क्षेत्र। उदाहरण के तौर पे काबुल, हेरात और गांधार। मतलब ये इलाके असल में वर्तमान में किस रूप में हम देखे जाते हैं, मतलब हमारे द्वारा देखे जाते हैं, वो हमें देखना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो संधि होती है उसके बारे में यहाँ ब्यौरा दिखाई दे रहा है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आपने देखा,
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब सिर्फ इसका जो तीसरा है वही सही है। अराकोसिया वाला जो ये क्षेत्र का नाम दिया है, इनकी लोकेशन दी हुई है वो सही है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने 301 के आसपास, ये जो समय दिया है 309, इसकी जगह क्या होगा 301 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और सेल्यूकस जो था वो अराकोसिया यानी दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान का जो कंधार क्षेत्र है, जेड्रोसिया की अगर बात करें तो दक्षिणी बलूचिस्तान, और पौमी दसाई ये वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच वाला पार्ट, मतलब काबुल, हिरात और कंधार वाले जो क्षेत्र हैं, उसे 500 हाथियों के बदले देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने 50 हाथी नहीं दिए थे, 500 हाथी दिए थे और उसके बदले में इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो प्राप्त कर लिया था। आज के समय में हाथियों की इतनी तादाद जो है वो सुनने में ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 500 हाथी कम नहीं होते, लेकिन उस समय हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और उनका इसी तरह से दोहन किया जाता है और वर्तमान में वो विलुप्ति के कगार पे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सिर्फ तीसरा वाला है, बाकी दोनों इसमें गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जैन ग्रंथों की परंपरा के हिसाब से बिंदुसार ने बाद में जैन धर्म को अपना लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में चला गया, जहां पर उसने जो संलेखना की प्रणाली थी, मतलब संझारा होता है, अनशन करके प्राण त्यागा जाता है, उससे प्राण त्याग दिए। और वाम पथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाम सत पथ प्रकाशनी, यह जो संबोधन है ये एक ग्रंथ का नाम है जो कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त के दिव्य चरित्र पर लिखा जाता है और 10वीं शताब्दी का जो व्याख्यात्मक निबंध है उसके तौर पे इसे जाना जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, मतलब गलत जो है उसकी तलाश करनी, और दोनों गलत है। यहाँ आप स्पष्ट जानते हैं कि जैन ग्रंथों की परंपरा के हिसाब से केवल चंद्रगुप्त मौर्य ये श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहीं पर उन्होंने संलेखना के माध्यम से अपने प्राण का उत्सर्ग किया था। और वाम सतपथ कासिनी जो है, इसके बारे में अगर आप देखें तो ये चाणक्य और चंद्रगुप्त के दिव्य चरित्र का ब्यौरा देते हैं और 10वीं शताब्दी का ये व्याख्यात्मक निबंध है। यहाँ पे बिंदुसार और चंद्रगुप्त का नाम नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें जो विकल्प है कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, दोनों इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देख लेते हैं। सम्राट अशोक के विभिन्न नामों के बारे में यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी इस प्रकार से दिया है, और ये जो उल्लेख है नाम का ये दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। धर्म अशोक नाम का जो उल्लेख है ये मस्की शिलालेख से मिलता है। बुद्ध शाक्य या अशोक नाम का जो उल्लेख है वो सारनाथ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 64 को देख रहे हैं आप, और इसका अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इसका सिर्फ पहला सही है और बाकी जो है वो गलत है। यहाँ आपको सही विकल्प की तलाश करनी थी। देखिए, सम्राट अशोक के अलग अलग नाम हमें सुनने के लिए मिलते हैं, तो बुद्ध शाक्य और अशोक जो संबोधन है वो मस्की शिलालेख से प्राप्त होता है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। बुद्ध शाक्य जो है ये कहाँ से मिलता है, मस्की से प्राप्त होता है, और यहाँ सारनाथ में घुसा दिया है, तो तीसरा वाला भी गलत है। देवानाम प्रियदर्शी और इसके अलावा जो प्रियदर्शी शब्द है ये मूल रूप से अगर देखा जाए, प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रिय दर्शन वाला, यानी देखने में अच्छा लगे, और देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है, या देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का चहेता। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये श्रीलंका के जो बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश, उनसे प्राप्त हुए। इस प्रकार से है, तो सिर्फ पहला वाला इसमें सही है और इसीलिए हम ए का चुनाव करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 को देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात या अमित्र चेट्स के नाम से संबोधित किया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं को मारने वाला। और महाभाष्य में अशोक का उल्लेख अमित्र चेट्स के नाम से, यानी शत्रुओं के संहारक के रूप के तौर पर किया गया है। बृहद्रथ ने 2 सागरों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है उसके बीच की जमीन पर विजय प्राप्त की थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में क्या है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि सही विकल्प क्या है। प्रश्न आपने देखा, और इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब कुछ भी सही नहीं है, जितने इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब गलत है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेट्स कहा है, और महाभाष्य में बिंदुसार का जो उल्लेख है वो अमित्र त्रोटक के नाम से है। अमित्र त्रोटक उसको कहा गया है, शत्रुओं का हत्यारा, वो भी एक ही समान अर्थ रखते हैं लेकिन संबोधन अलग है। तो यहाँ जो नाम दे रखा है कि अशोक के लिए अमित्र चेट्स का इस्तेमाल किया गया है, नहीं, इनके पिता के लिए यूज किया गया था। तो ये जो इसमें दोनों स्टेटमेंट है ये गलत है। मतलब यूनानी लेखकों का अमित्र घात नहीं है, अमित्र त्रोटक करके जो शब्द है या अमित्र घात करके जो शब्द है वो यूनानियों के द्वारा नहीं बल्कि ये महाभाष्य से प्राप्त होता है, और अमित्र चेट्स नाम का जो शब्द है वो यूनानी ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला आप बृहद्रथ का देख रहे हैं तो वो वाला भी सही नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं, बृहद्रथ के द्वारा नहीं बल्कि बिंदुसार के द्वारा जो 2 सागरों के बीच की जमीन है, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, उस पर जीत हासिल की गई थी, वो भी अपनी बदौलत नहीं, अपने बेटों की बदौलत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 को देखिए। प्रश्न संख्या 66 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। महावीर कर्नाटक क्षेत्र के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में बैठा करते थे, ऐसे दिया है। और कश्यप ने गणित सार संग्रह नाम की जो पुस्तक है उसकी रचना की थी और गणितीय प्रश्नों को हल किया था।
भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी में लिखी हुई पुस्तक लीलावती के रचयिता हैं और इसमें कैलकुलस यानी जो अवकलन समाकलन होता है उसके संबंधित महत्वपूर्ण विचार दिखाई देते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को आप देखते हैं तो उसमें जो दिया हुआ है आप इसमें से पहचानना है कि कौन सा गलत है। देखिए इसका दूसरा वाला सिर्फ गलत है, यानी कश्यप के बारे में जो दिया हुआ है यही एकमात्र रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। पहला और तीसरा है वो सही है। महावीर ये कर्नाटक के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, सही बात है। और उसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि भास्कर द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में लीलावती नाम की पुस्तक लिखी जाती है। जो दो स्टेटमेंट है वो इसमें परफेक्ट है, लेकिन जो बीच वाला है वो गलत है। बीच वाले में कहा है ना कि कश्यप ने गणित सार संग्रह नाम की पुस्तक को लिखा है और गणितीय प्रश्नों को हल किया है, तो कश्यप का क्षेत्र गणित नहीं था। इनका क्षेत्र खगोल विज्ञान मतलब ज्योतिष हुआ करता था और उसके अलावा दार्शनिक दर्जे का जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता था। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं और गणना संबंधी जो बातें हैं वो भास्कराचार्य द्वितीय जो हैं 12वीं शताब्दी में उनकी जो किताब है लीलावती उससे दिखाई देते हैं। तो गणना संबंधी जो कार्य है वो गणित सार संग्रह से नहीं दिखते हैं। बी वाले को हम चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का आप चयन कीजिए यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। तो धन्वंतरी ने हस्तायुर्वेद नाम का जो ग्रंथ है या निबंध है उसकी रचना की है। महर्षि पलाकाप्य ये चरक के शिष्य और औषधियों की आयुर्वेदिक पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की है। यहाँ पे बाण भट्ट नहीं है, बाघभट्ट है। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है, इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका अगर आप देखें तो सिर्फ सी वाला आंसर हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा इसमें सही, केवल और केवल तीसरा सही है और बाकी ऊपर के दोनों गलत है। यहां अगर आप देखें तो महर्षि पलकाप्य के द्वारा हस्तायुर्वेद नाम का जो ग्रंथ है या निबंध आप उसे कह सकते हैं वो लिखा गया है, तो ये इनके पास होना चाहिए था। और धन्वंतरी के बारे में देखा जाता है तो ये वैद्य थे और चरक के शिष्य थे। चरक जो थे वो उत्तम कोटि के चिकित्सा शास्त्री थे, तो उनके ये शिष्य थे और औषधियों की पर्याप्त जानकारी और आयुर्वेद का जो निष्णात ज्ञान है वो इनके पास हुआ करता था। धनतेरस जो हम लोग मनाते हैं वो धन्वंतरी की जयंती है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख प्राप्त होता है और राइनोप्लास्टी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। और इस पद्धति में कटी हुई नाक की जो स्थितियां होती थी उसको ठीक किया जाता था। कान की जो कटी फटी लौ होती थी उसको जोड़ा जाता था। त्वचा की झिल्ली लगा के यानी ग्राफ्टिंग करके इन्हें ठीक करने का काम किया जाता था। तो सुश्रुत संहिता को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना है। सुश्रुत अपने जमाने के जाने माने शल्य चिकित्सक थे और इनका जो शल्य चिकित्सा का यानी ऑपरेशन थिएटर चलाने का, ऑपरेशन करने का तरीका था वो बड़ा ही निराला था। फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें से आपको सही विकल्प देखना है। और क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। सुश्रुत संहिता की रचना किसने की थी? वो सुश्रुत के द्वारा स्वयं की गई थी। इसमें 6 भाग हैं, ये उसके खुद प्रसिद्ध लेखक थे और मुख्यतः इसमें जो संहिता के अंदर चीज़ है उसमें घाव और तीरों को निकालने की जो विधि है, घावों पर टाका लगाना, उनकी ड्रेसिंग करना, भ्रूण विज्ञान का भी ब्यौरा प्राप्त होता है। शरीर की रचना किस प्रकार की है वो जो ढांचा है वो दिखाया जाता है। विष का प्रभाव कैसा होता है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, मोतियाबिंद को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, जो मूत्राशय होता है उसमें से पथरी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार की जो चिकित्सा है उसका ब्यौरा प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी थी। तो हमारा वैदिक विज्ञान काफ़ी उन्नत था। फिलहाल इसमें से डी हो जाएगा, सुश्रुत उसके लेखक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कालिदास के आगे लिखा है, यहाँ आप देख रहे हैं हयाग्रीवधा। इसके बाद भैरवी के आगे या भैरव कवि जो थे उनके आगे लिखा है रघुवंशम। श्री हर्ष के आगे लिखा है किरातार्जुनियम। मंथा के आगे लिखा है नैषधीय चरितम। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। लेखक और उनकी रचनाओं के नाम दे रखे हैं और आप जानते हैं कि जितने दिए हैं सब गलत दिए हैं, इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दीज, कुछ भी तो सही नहीं है। अगर सही होता तो हम जरूर चुनते। देखिए कालिदास ने रघुवंश नाम का जो ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ है, उसको लिखने का काम किया था। भैरवी का किरातार्जुनियम है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्रम है और मंथा का हयाग्रीवधा है। इस प्रकार से आप देखते हैं तो इसमें मैचिंग ही गलत है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू गुप्त पीरियड इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें कुछ गुप्त काल की शब्दावली दे रखी है और ये पद के नाम थे या ओहदों के नाम थे। उनका काम क्या होता था वो सामने दिया है। महाप्रतिहारक जो होता था, यहाँ आप देख रहे हैं, ये महलों के पहरेदारों का प्रमुख होता था। दंडपाशिक का काम शुल्क इकट्ठा करना होता था यानी रेवेन्यू कलेक्टर की हैसियत होती थी। और पटलाध्यक्ष जो होता था या अक्षपटलाधिकृत होता था, ये शब्द है, तो ये शाही अभिलेखों का संरक्षक होता था। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो बी वाला इसमें सिर्फ गलत है, बी का मतलब सिर्फ दूसरा वाला इसमें गलत है। दंडपाशिक के बारे में जो दिया है, नाम से स्पष्ट है ये दंड देने और दंड निर्धारण का काम करता था। तो ये जिला स्तर पर पुलिस अधिकारी होता था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये पुलिस ऑफिसर होता था। यही एकमात्र इसमें गलत दिया है। इसके बाद 72 को देखते हैं, माफ कीजिएगा 71 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
महाराजा घटोत्कच ने गुप्त वंश की नींव रखी थी और ये पहले महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, बंगाल और मद्रास, ये सब उसमें शामिल हो गए थे, मतलब गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। और इनके साम्राज्य की राजधानी वैशाली थी, यहाँ देखिएगा। उसके बाद श्वेतांबरों के प्रसिद्ध जीवनियों को संदर्भित करने के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दिगंबरों की जो जीवनियाँ हैं, मतलब दिगंबरों के जो तीर्थंकर हैं उनकी जो जीवनियाँ हैं उनको संदर्भित करने के लिए चरित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से दिया है, तो सही विकल्प का इसमें से आपको चयन करना है। और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि इसमें कुछ भी तो सही नहीं है, जितने हैं वो सब के सब गलत है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि यही एकमात्र प्रतापी था, लेकिन सबसे पहला वाला जो बहादुर और योग्य शासक था वो यही था। घटोत्कच और श्रीगुप्त तो पीछे वाले थे, श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना की जाती है और घटोत्कच उनके उत्तराधिकारी होते हैं, नींव रखते हैं। मतलब नींव रखने का काम श्रीगुप्त का होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रोपेगेशन का काम घटोत्कच करते हैं, लेकिन असली जो फैलाने का काम है, विस्तार का काम है, वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में आधुनिक बिहार के हिस्से, उत्तर प्रदेश और बंगाल शामिल थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, न कि वैशाली। श्वेतांबरों की जो जीवनियाँ होती हैं उनके बारे में अगर आप देखें तो उन्हें चरित कहा जाता है, और दिगंबरों की जो जीवनियाँ होती हैं उनके लिए पुराण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उल्टा दिया है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। 72 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। समुद्रगुप्त को उसकी युद्ध और विजय नीति के कारण इतिहासकार R.V. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, और समुद्रगुप्त के अभिलेख की रचना हरिशेन के द्वारा शुद्ध संस्कृत में की गई थी, जो न केवल एक दरबारी कवि था बल्कि एक कुमारा मात्य भी था। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 72 ए वाला हो जाएगा, इसमें जो पहला वाला है वही गलत है। ये पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि समुद्रगुप्त को उसकी युद्ध और विजय नीति के आधार पे इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, यहां आप देख रहे हैं। और दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो उसके कार्यों और गुणों की प्रशंसा करता है। तो इसमें जैसा कि देखा गया है, उत्तर दिया हुआ है कि केवल पहला वाला गलत है, इसमें दोनों सही, इसमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। लेकिन समस्या क्या थी, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें R.V. स्मिथ दिया है, जबकि असली नाम इनका V.A. स्मिथ है, न कि R.V. स्मिथ, इसीलिए पहला वाला गलत है। बहुत बारीक अंतर होता है, यहाँ पे भ्रम में नहीं पड़ना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्यों गलत हुआ, स्मिथ नाम से खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे V.A. स्मिथ होगा और इसी वजह से पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। और हमने ए का चुनाव किया है क्योंकि हमें गलत चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था और चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की जो उपाधियां हैं उसको धारण किया था। तो 73 का करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? सही विकल्प आपको ढूंढना है, बी वाला हो जाएगा, यानी केवल दूसरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की उपाधियां धारण की थी, ये दिया हुआ है। और पहले वाले में कहा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो बी वाला आंसर है वो सही होता है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद 74, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान सुशोभित होते थे जिन्हें कि नवरत्न कहा जाता था, और इनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो शंकु मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे, घटपारका एक वास्तुकार थे और उन्होंने शिल्पशास्त्र की रचना की थी, और काहपनका जो थे वो एक ये काहपणक थे, तो इन्हें एक ज्योतिषी कहा जाता था जो कि ज्योतिष शास्त्र की रचना किए थे। आपको ये बताना है कि 74 का करेक्ट आंसर कौन सा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सी वाला है यानी तीसरा वाला इसमें सही है। यहाँ ये बताना था आपको कि सही कौन सा है, तो तीसरा वाला एकमात्र सही है और ऊपर वाले दोनों गलत हैं। घटपारका जो होते थे, यहाँ देखिएगा तीसरा वाला इसका सही है। ये घटपारा या घटपारक जो थे ये मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे, और शंकु जो थे वो वास्तुकार थे तथा शिल्प शास्त्र नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा था। तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए, इसलिए दोनों गलत। सिर्फ तीसरा सही है और हमने सी को चुना है। आगे चलते हैं, 75वें प्रश्न को देखिए। कुमारगुप्त प्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की जो उपाधियां हैं उसको धारण किया। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। गुप्त वंशीय शासकों के बारे में यहां कुछ दिया हुआ है। और 75 को अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सही विकल्प आपको चुनना था। अब इसे अगर देखा जाए तो कुमारगुप्त प्रथम इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और यहाँ क्या दिया है कि कुमारगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के जारी करवा लिए थे, तो पहला वाला इसलिए गलत है, यहाँ आप देख लीजिए।
उसके बाद आप देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे और ये पहला शासक था ऐसा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधियां धारण की थी। तो यहाँ जितने शासकों के नाम दिए हैं वो पहले से गलत हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको देखना है। तो स्कंदगुप्त प्रथम के शासनकाल का उल्लेख दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है और वहीं से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इसके तत्कालीन गवर्नर पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी ये 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसमें कि करनदंड मंदसौर और जूनागढ़ गिरनार वाला अभिलेख दिखाई देता है। इसमें आप देख, तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। 76 को आप देख रहे हैं, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि गलत आपको देखना था, दोनों गलत है। स्कंदगुप्त प्रथम के शासनकाल में जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये बताता है कि उसके गवर्नर पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उसकी रिपेयरिंग का काम करवाया था। और कुमारगुप्त के शासनकाल के जो अन्य अभिलेख हैं उसमें करनदंड मंदसौर, इसके अलावा दामोदर ताम्रपत्र लेख प्राप्त होता है। और यह कुमारगुप्त के शासनकाल में जो व्यापारी गिल्ड के बैंक थे उसके तौर पर काम करने और उसके अलावा ऋण देने, जमा धन का ब्यौरा प्राप्त करने के उल्लेख से भरे पड़े हैं। इस प्रकार का हम देखते हैं। तो इसमें दोनों ही जानकारियां रिवर्स दी हैं और इसीलिए दोनों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विंध्य शक्ति प्रथम एकमात्र ऐसा वाकाटक रूलर था जिसने कि सम्राट की उपाधि को धारण किया था। प्रवरसेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर कंचका और दक्कन में साथ लगे क्षेत्रों के साथ कर लिया था और उसकी राजधानी विदर्भ में थी। ये दिया हुआ है, तो आपको ये देखकर बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसका कोई भी सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज को चुन लेते हैं। प्रवरसेन के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर विदर्भ में और दक्कन के साथ लगे हुए क्षेत्रों तक पूरा फैला हुआ था और उसकी राजधानी कचनका थी, जिसे कि नचना कहा जाता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर आपने सुना होगा, तो वो नचना वाला क्षेत्र, ठीक है, ये प्रवरसेन का था। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है विदर्भ, तो इसीलिए ये गलत है। विदर्भ में उसकी राजधानी नहीं थी, उसकी राजधानी कहाँ पे थी? नचना में थी। और पहले वाले में गलती क्या है? तो पहले वाले में इसलिए गलती है क्योंकि प्रवरसेन ही एकमात्र वो वाकाटक शासक था जिसने कि सम्राट की उपाधि को धारण किया था, विंध्य शक्ति ने नहीं धारण किया था, ठीक। और जितने भी राजा थे उन्होंने मामूली उपाधियों से ही संतोष कर लिया था। इसके बाद 78 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। रुद्रसेन प्रथम जो था, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह नंदिवर्धन शाखा का संस्थापक था। वाकाटक वंश की जो नंदिवर्धन शाखा है उसकी नींव इसने रखी थी। सर्वसेन को भगवान शिव के प्रचंड रूप भगवान भैरव की पूजा करने वाले शासक के तौर पर देखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए, इसका केवल दूसरा वाला जो है वो गलत है। इसमें हम बी का चयन करते हैं क्योंकि वाकाटक शासक नंदिवर्धन शाखा का जो संस्थापक था रुद्रसेन प्रथम, वो जाना जाता है और इसने नंदिवर्धन यानी नागपुर के पास वाला जो स्थान था वहां पे रूल किया था। और रुद्रसेन प्रथम को ही भगवान शिव के प्रचंड रूप भगवान भैरव की पूजा करने के तौर पर जाना जाता है। भैरव जो है वो प्रलय लाने का काम करते हैं और भगवान शिव को जब नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, तो वो भैरव को भेजते हैं अपना काम पूरा करने के लिए और वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, मतलब दोषियों को दंड देते हैं। तहस नहस करने का मतलब ये, ठीक है। तो इसका जो दूसरा वाला है वो गलत है। यहाँ पे सर्वसेन का नाम दिया है जबकि रुद्रसेन का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी पहला वाला सही है तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो वराहदेव की तुलना अक्सर महाकाव्य महाभारत के नायक युधिष्ठिर के साथ की जाती, पांडवों के जो ज्येष्ठ भ्राता थे उनके साथ की जाती है। और हस्तिभोज के शासनकाल के दौरान पद्मपुर जो है एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन आपने देखा और 79 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी सही नहीं है, जितने दिए हैं वो सब के सब गलत है। पृथ्वीसेन प्रथम को उनकी सच्चाई, पारदर्शिता, करुणा और विनम्रता के गुणों के आधार पर उनकी तुलना महाकाव्य महाभारत के नायक युधिष्ठिर के साथ की जाती है। और पृथ्वीसेन प्रथम के शासनकाल के दौरान पद्मापुर एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर स्थापित होता है। ये बातें यहाँ पे वराहदेव और हस्तिभोज का नाम दिया है और इसीलिए ये गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा शासक शिवभक्त था और उसने भगवान राम की महिमा मंडित करते हुए एक प्राकृत काव्य सेतुबंध और रावण वाहा की रचना की थी। इसमें भगवान राम की लंका यात्रा और रावण पर उनकी विजय के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये दामोदर सेन थे, दिवाकर सेन थे, प्रवरसेन प्रथम था या दूसरा था, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, यानी प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा ये सब काम किया जाता है। और उसके बाद आगे चलते हैं। शैव मतावलंबी होने के बावजूद इसने भगवान राम के ऊपर ये ग्रंथ रचा और काफी अच्छे से इसमें ब्यौरा दिया। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। 81 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ध्रुव देवी गुप्त के मालेगांव पट्ट की मुहर पर जो वर्णन प्राप्त होता है उसमें इसे 2 राजाओं की मां के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद कुमारा माते यानी गुप्त वंश से संबंधित ये जो शब्द है ये उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि स्वयं का वर्णन विभिन्न उपाधियों के साथ करते थे, जैसे कि संधि विग्राहिका या दंडनायक या महादंडनायक की जो उपाधि है उसको धारण करते थे। तो आप ये बताइए कि ये जो कुमारा माते होते थे इनकी वेराइटी यहाँ पर सच में होती थी और ऐसी ही होती थी अथवा नहीं। 2 स्टेटमेंट हैं, सही जो है उसकी तलाश आपको करनी।
और इसमें जो सही है वो वास्तव में सिर्फ दूसरा वाला ही है। यहाँ कुमारामात्य के बारे में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो ध्रुव देवी गुप्त के बारे में दिया है वो गलत है। ये जो जिक्र है ये प्रभावती गुप्त के बारे में सही होता है। प्रभावती गुप्त के मालेगांव पट्टलेख जो है या मुहर है, उससे ये ब्यौरा प्राप्त होता है कि वह 2 राजाओं की जननी है। ठीक, आगे चलते हैं। कुमारामात्य उच्च स्तर के अधिकारी होते थे और बहुत सारे काम, जैसे कि महादंड नायक है, मतलब ये सैनिक अधिकारी होता था, न्यायिक अधिकारी होता था। संधि विग्राहिक जो होता था वो शांति और युद्ध का मंत्री होता था। ये सब काम इसके होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सही चाहिए था तो बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। भाष्य के, यहाँ आप देख लीजिए, भाष्य के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक, यहाँ पे भाष्य के द्वारा या भास के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है, और रावण वध के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पर मध्यम व्यायोग है और विशाखा दत्त है, चारुदत्त और दंडिन है, काव्य दर्शन और भट्टी है, बालचरित और विष्णु शर्मन है। महाकवि भास की बात हो रही है, यहाँ पे भास से दिया हुआ है। महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे थे और 13 नाटकों की पूरी एक कड़ी थी। उसमें से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, वो आपको चुनना है। और साथ में रावण वध नाम का जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। 2 चीजें। तो इसमें अगर आप देखें तो रावण वध के लेखक कौन है? भट्टी हैं, और उसी से आप आराम से गेस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। काव्य दर्शन ये भास के द्वारा नहीं लिखा गया है। काव्य दर्शन की रचना दंडिन के द्वारा की गई, और बाकी जो भास के 13 नाटक है उसमें मध्यम व्यायोग है, दूत घटोत्कच है, दूत वाक्य है, बालचरित है, चारुदत्त है, ये सब आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू की टर्म पोजीशन। यहाँ पे पंचायतन दिया हुआ है। पंचायतन एक मंदिर निर्माण की शैली हुआ करती थी। पतक जो होता था ये भूमि की 60 से 80 एकड़ के बीच की माप होती थी। वस्तु का मतलब कृषि योग्य भूमि जो कि बंजर पड़ी हुई है उससे होता था, और अपराहत का मतलब निवास स्थान की भूमि से होता था। तो आप ये बताइए कि सही क्या है। और क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है। पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा चौथा इसमें गलत है। वत्स गुल्मा शाखा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो वस्तु निर्माण की या वस्तु निवास की स्थान भूमि होती थी, मतलब वस्तु जो शब्द है वो किसके लिए होता था? ये निवास स्थान की भूमि के लिए या आवासीय क्षेत्र के लिए होता था। और अपराहत जो था ये कृषि योग्य बंजर भूमि को कहा जाता था। यहाँ उल्टा दे दिया है। अपराहत जो है बंजर जमीन होती थी और वस्तु जो है वो निवास की जमीन होती थी। इसके बाद 84 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? द फाउंडर ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं वस्तुगुल्मा शाखा या वस्तुगुल्मा ब्रांचेस ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, मतलब यहाँ पे गुप्त वंश की जो वस्तुगुल्मा शाखा है उसके संस्थापक प्रवरसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन प्रथम थे, और हरिसेन ने धर्म महाराज की उपाधि को धारण किया था। और उनकी कुछ कविताओं को गाथा सतसई के तौर पे दिखाया जाता है। गाथा सप्तशती असल में नाम है, सतसई उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 84 को आप देख रहे हैं। देखिए दोनों गलत है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, और इसीलिए हम इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। वत्सगुल्मा शाखा या जो उपशाखा कही जाती है वाकाटक वंश की है। यहाँ पर दे रखा है कि ये गुप्त वंश की है, तो इसका संबंध किससे है? वाकाटकों से है, और इसीलिए पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले में जो आप देख रहे हैं वो हरिसेन के बारे में नहीं है, बल्कि सर्वसेन के बारे में, जो कि धर्म महाराज की उपाधि को धारण करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 को देख लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि संगम युग की जो शब्दावलियां हैं वो दे रखी हैं। अब इनसे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कनातिकन है पहला वाला, उसके बाद कोलू वनिकन है, पट्टिनम है और कम्मा राकुल है। तो कनातिकन जो थे ये हल के फल के व्यापारी होते थे। लेखकों का जो प्रधान होता था उसको कोनुवलिकन कहा जाता था। पट्टिकम जो है ये बुजुर्गों की सभा होती थी, और कुम्हारों के वंश को कम्मा राकुल कहा जाता था। इस प्रकार से ये शब्द दिए। तो आप ये बताइए कि संगम युग से जुड़ी हुई शब्दावलियों में कौन सा इसमें से सही है। और इसका अगर आप देखें तो डी वाला हो जाएगा। पट्टिनम जो था ये पत्तन से संबंधित शब्द है, यानी पोर्ट, बंदरगाह। और कुंभा केलू ये जो शब्द है ये कुम्हार वंशों के लिए इस्तेमाल होता था। कनातिकन जो है ये लेखकों का प्रधान होता था। और कोलू वनिकन जो होता था वो हल के फल का व्यापारी होता था, मतलब जो हल का फल होता था, फाल यानी आगे का जो हिस्सा होता है जिसे जमीन वो खुरचता है, उसका ये व्यापार करता था। इस प्रकार से शब्द है। इसके बाद 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पर वंशों के नाम दिए हैं। तो पांड्य वंश में उडैन जेरिल का नाम दिया है और सेनु वटूरन का नाम दिया है। इसके बाद चोल वंश में आप देखें तो करिकाल और तोंडई इलान दिरयान का नाम दिया हुआ है। और चेर वंश में आप देखें तो नेरुंजेलियन प्रथम का और नेरुंजेलियन द्वितीय का नाम दिया है। आप ये बताइए इसमें से सही कौन सा है, कौन सा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये आपको इसमें पहचानना है। तो इसमें अगर आप देखें तो पांड्य वंश से नेरुंजेलियन का जो संबंध है, मतलब पहले और दूसरे नंबर का जो नेरुंजेलियन नाम के शासक थे उनका कनेक्शन है, ये पांड्य हो गए। और चेर वंश से उदयन जेरल और सेनुगुटवरन, इन दोनों का संबंध आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, मतलब चोल वाला सिर्फ इसमें सही है, जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो गलत दिए। पांड्य का नेरुंजेलियन से कनेक्शन है और चेर का उदयन जेरल से। इसके बाद आगे चले, क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि संगम युग को पूरा
तमिलाकम और उसके आर्थिक संसाधनों के आधार पे 5 तिनाइस या पर्यावरण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये जो तिनाइस होते थे ये क्या थे? ये पर्यावरण क्षेत्र थे और उनके संबंध में आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। तो कुरिंजरी है पहाड़ी क्षेत्र, पलाई है शुष्क क्षेत्र, मुल्लई जो है ये ग्रामीण इलाके थे और मरुदम जो है ये समुद्री तट होता था, नेतल जो था ये आर्द्र भूमि होता था। ये दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आप पूरा देख रहे हैं। देखिए इसका ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो चौथा पांचवा है उसमें गड़बड़ी। संगम युग में पूरा जो तमिलाक्रम था उसमें आर्थिक संसाधनों के आधार पे, जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज थे उसके आधार पे 5 तिनाइस यानी जो पर्यावरण क्षेत्र है, जैसे आजकल भौगोलिक क्षेत्र है वैसे ही डिवाइड कर दिया गया था। उसमें कुरिंजरी जो था ये पहाड़ी क्षेत्र था, पलाई जो था ये सूखा क्षेत्र होता था, शुष्क क्षेत्र होता था, मुल्लई ये ग्रामीण इलाके होते थे, मरुदम जो होता था ये आर्द्र भूमि होता था और नेतल जो था ये समुद्री तट था। यहाँ पर नेतल को समुद्री तट और मरुदम को समुद्री तट बता दिया है, माफ कीजिएगा, नेतल को आर्द्र भूमि और जो मरुदम है उसको समुद्री तट बता दिया है, इसलिए दोनों नीचे वाले गलत, सिर्फ इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। पांड्य राज्य के बारे में कहा गया है और इसमें देखना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। तो पांड्य राज्य के बारे में दिया है कि यह आधुनिक तिरुनेलवेली, मदुरै और रामनाथ जिलों के साथ साथ अगर देखा जाए तो दक्षिणी त्रावणकोर तक फैला हुआ था, इसका विस्तार दिया है और पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इसके बाद चोल राज्य के बारे में कहा जाए तो यह आधुनिक तंजौर और कर्नाटक के जो तिरुचिरापल्ली क्षेत्र है या जिला है वहां तक फैला हुआ था और चोल राज्य की राजधानी करूवूर थी। चेर राज्य के बारे में देखा जाए तो ये केरल के तटीय भागों में फैला था और इनकी राजधानी वंजी थी। इस प्रकार से दिया है, तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 88 और इसका सिर्फ दूसरा वाला गलत है। इसमें आप देख रहे हैं दूसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि चोल राज्य का जो क्षेत्र था वो तंजौर और तमिलनाडु का जो त्रिचिनोपल्ली जिला है वहां तक फैला हुआ था। यहाँ पर तंजौर और तमिलनाडु का क्षेत्र होगा और दिया हुआ है कर्नाटक, और इसीलिए ये जो दूसरा वाला है ये गलत है, पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 89 को देखें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ संगम लिटरेचर दिया है, उसके बाद जो प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो दिया हुआ है, चेयरमैन का भी नाम साथ में दिया है। तो पहला जो संगम साहित्य था वो कपाटपुरम में लिखा गया था, मतलब उसका आयोजन वहीं पर होता है। संगम जो होते हैं तरह तरह के दक्षिण भारत में, उसमें साहित्यिक ग्रंथों और साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनका संकलन होता है। तो प्रथम जो संगम साहित्य था उसका कपाटपुरम में आयोजन होता है और उसमें जो अध्यक्ष थे वो ऋषि अगस्त्य थे। जो द्वितीय संगम साहित्य है ये थेनमदुरै में होता है और अगस्त्य और तोलकापियार यहाँ दोनों का नाम आता है। और तृतीय जो संगम साहित्य है ये नक्कीरर के समय में होता है और मदुरै में इसका आयोजन होता है, ऐसे दिया हुआ है। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा है ये बताइए। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सिर्फ तीसरा वाला सही है, जो तृतीय संगम साहित्य का यहाँ पे संकलन होता है वो सही। पहला जो संगम साहित्य है ये थेन मदुरै में होता है, ऋषि अगस्त्य इसके संचालन करता रहते हैं। और दूसरा वाला जो है वो कपाटपुरम में होता है, अगस्त्य तोलकापियार जो है, मतलब ये अगस्त्य तोलकापियार का मतलब यह है कि अगस्त्य के शिष्य थे, ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर वाले दोनों गलत हैं, सिर्फ तीसरा वाला सही है और हमें सही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ किंगडम है, उसके बाद सिंबल ऑफ किंगडम है और मेजर पोर्ट्स हैं। तो पांड्य राज्य, इनका जो राजकीय चिन्ह होता था वो मछली था। कोराइकल इसका प्रमुख पोर्ट हुआ करता था या बंदरगाह हुआ करता था। चोल किंगडम का जो चिन्ह था वो टाइगर था और पुहार यानी जो मॉडर्न यहाँ पे आप देखें तो कावेरी पट्टनम है, वो इसका प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। चेर राज्य को अगर आप देखें तो इनका जो सिंबल था वो बो था यानी धनुष, और तोंडी और मुचेरी जो था ये इनका प्रमुख बंदरगाह था। इस प्रकार से ये तटवर्ती राज्य है तो बंदरगाह यहाँ अनिवार्य चीज है। क्वेश्चन नंबर 90 और इसमें अगर आप देखें तो सही सभी जितने हैं वो सभी सही हैं और इसीलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा। अर्थशास्त्र के कुछ राजनयिक पदों का उल्लेख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो निसरी हर्थादूत ये विशेष संदेशवाहक होता था। परमितार्थादूत ये जो होता था ये समझौता वार्ता जो होती थी उसमें आदेश से परे नहीं जाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान करता था। और शासनहारादूत या शासनहरादूत ये जो होता था ये संपूर्ण राजदूत की हैसियत रखता था, मतलब पूरी तरह से ये अम्बेसडर का काम करता था। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 91 को आप देख रहे हैं, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि सिर्फ दूसरा वाला इसमें सही है। ये जो परमितार्था दूत का दिया हुआ है ये परफेक्ट है। बाकी जो निसर हर्ता दूत था इसके बारे में देखा जाए तो ये कंप्लीट एम्बेसडर होता था और शासन हर्ता दूत जो होता था ये विशेष संदेशवाहक होता था। इस प्रकार से इसमें कनेक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मौर्य प्रशासन के बारे में यहाँ पर जो अधिकारियों से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। तो संस्थाध्यक्ष है, बाजार का अधीक्षक ये होता था। रूपदर्शक जो होता था ये मानकीकृत भार और जो माप प्रणाली है उसका निर्देशन करता था। इसके बाद पौतवाध्यक्ष जो होता था ये सिक्कों का निरीक्षण करता था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 92 को आप देख रहे हैं
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि केवल पहला वाला इसमें सही है, संस्थाध्यक्ष, बाकी जितने हैं वो गलत है। रूपदर्शक जो था ये सिक्कों का निरीक्षक होता था, और पौतवाध्यक्ष जो होता था ये भार और माप की जो प्रणाली होती थी उसका मानक तय करने का काम करता था। संस्थाध्यक्ष ये बाजार का अधीक्षक होता था, वो सही दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 93 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राज्य दिया है, राजधानी दिया है। राज्य में उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, अवंतीरथ है और कलिंग है। उत्तरापथ की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, अवंतीरथ की उज्जैन थी और कलिंग की तसाली या धौली थी। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। और 93 का अगर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए पहले राजधानियां थी कौन सी। उत्तरापथ की तक्षशिला थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। पूर्वी भारत की तोसली थी, उसमें कलिंग वाला क्षेत्र आता है। और उसके बाद ईस्टर्न इंडिया का देख लिया हमने, तो इसमें कलिंग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तोसली और धौली ये दोनों रिवर्स करके दिया हुआ है। यहाँ पे असल में तक्षशिला होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। तोसली दोनों जगह दे दिया है तो फिर चुनने में दिक्कत होगी। यहाँ हमें देखना था कि गलत कौन सा है, यहाँ करेक्ट ऑप्शन नहीं देखना था बल्कि इनकरेक्ट ऑप्शन देखना था। तो उत्तरापथ का तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है, और कलिंग का तोसली हो जाएगा। बीच वाला दोनों सही दिया है। तो सही विकल्प अगर आपको चुनना है तो इसमें दूसरा तीसरा चुनिए, और नहीं तो पहला और चौथा का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन प्रश्न का जो ढांचा है उसमें पहला गलत है और दूसरा गलत है, माफ कीजिएगा, पहला गलत है और चौथा गलत है। पहले वाले में उत्तरापथ दिया है तो उत्तरापथ का तक्षशिला हो जाएगा, कलिंग का तोसली हो जाएगा, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। बीच वाले दोनों परफेक्ट हैं तो इनको चुनने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया। यहाँ अशोक के बारे में कहा जा रहा है। और राजकुमार महेंद्र अशोक का एकमात्र ऐसा पुत्र था जिसका कि उल्लेख अभिलेखों में उसके नाम से किया जाता है। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में हुआ था। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 94, दूसरा वाला इसमें गलत है। यहां अगर देखा जाए तो राजकुमार तिवरा जो या तीवर नाम का जो राजकुमार था वो अशोक का एकमात्र ऐसा पुत्र था जिसका कि उल्लेख अभिलेखों में दिखाई देता है। बाकी जितने इसके पुत्र या पौत्र थे उनका उल्लेख अभिलेखों में नहीं दिखाई देता है। और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को तक्षशिला और उज्जैन दोनों नगरों का व्यावसायिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां का सूबेदार यानी वायसराय अपॉइंट किया गया था। तो ये सब बातें इसमें सही है, लेकिन सिर्फ जो बी वाला है वो रॉन्ग है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं, मतलब दूसरा वाला इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 95 को देखिए। अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं उनके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले अभिलेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है, और चौथे वाले अभिलेख में धम्म घोष यानी युद्ध नगाड़ा के स्थान पे भेरी घोष का प्रतिपादन किया गया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, धम्म घोष यानी युद्ध नगाड़ा के स्थान पे भेरी घोष का प्रतिपादन किया गया है। और सम्राट अशोक ने इस कार्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। तो आपको ये बताना है कि 95 का करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा। सही विकल्प आपको चुनना है। इसका केवल पहला वाला सही हो जाएगा। पहले वाले का मतलब यह है कि पहले अभिलेख में पशुओं की बलि पर रोक लगाने की बात कही गई है। चौथा अभिलेख जो है उसमें भेरी घोष जो होता था वो रणभेरी से संबंधित था, मतलब युद्ध का नगाड़ा। उसके स्थान पर धम्म घोष के प्रतिपादन का बल दिया गया है और यह अशोक के द्वारा काफी महत्व का कार्य माना गया है। तो उल्टा दे दिया है। इसका सिर्फ सही कौन सा है, पहला वाला। इसके बाद 96 को देखते हैं। 96 में यहाँ पर जो पहला अभिलेख है वो दिया है, स्तंभ लेख की बात हो रही है। तृतीय स्तंभ लेख है, चतुर्थ स्तंभ लेख है, छठवां है, सातवां है। अब इसमें किन चीजों का ब्यौरा है, तो जो पहला स्तंभ लेख है उसमें सामाजिक संहिता है, जो दूसरा वाला है उसमें आत्मा और पाप का जिक्र मिलता है, चौथे वाले में रज्जुक का ब्यौरा मिलता है, छठवें वाले में लोक कल्याण और सातवें वाले में पशु हत्या पर प्रतिबंध का जो जिक्र है वो दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 96 को आप देख रहे हैं। देखिए इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें जितने हैं वो सभी सही है। सातवां स्तंभ लेख जो है वो धम्म महापात्र इसका उल्लेख देता है, और पांचवा जो है वो पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी देता है। इस प्रकार से, ठीक है, पांचवा इसमें गायब है तो पांचवें वाले को जानते रहिए। इस प्रकार से हमने देखा जो सातवां वाला अभिलेख है उसमें धर्म महामात्र की भी जो जानकारी है वो भी प्राप्त होती। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 97, और 97 में कहा जा रहा है कि कंधार अभिलेख या कंधार इंस्क्रिप्शन, इसमें अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। और कलिंग अभिलेख जो है इसमें भौली और जौगढ़ वाला है, धौली और जौगढ़ वाला है। असल में इसमें द्विभाषिक जो यूनानी आरमाइक अभिलेख है या लिपियां हैं वो प्राप्त होती हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का जिक्र प्राप्त होता है, मतलब उसी लिपि में इसको लिखा गया है, ऐसे दिया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 97 का, जरा देख कर बताइए। और इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि केवल तीसरा, इसका सही कौन सा है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। ऊपर वाले दोनों जो इंस्क्रिप्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं। कंधार अभिलेख ये द्विभाषिक है और यूनानी और आरमाइक अभिलेख के तौर पे इसे जाना जाता है। कलिंग अभिलेख जो है इसमें धौली और जौगढ़ का जो जिक्र है वो आता है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये जो उल्लेख है ये कलिंग वाले में प्राप्त होता है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का बिल्कुल सही दिया है और इसीलिए हमने सी का चयन किया है।
प्रश्न संख्या 98 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, इसमें पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किया गया है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था। यहाँ पर सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किया गया है और ये कौन किया है? तो पुष्यगुप्त किया है, जो कि सौराष्ट्र का मुखिया यानी प्रमुख गवर्नर हुआ करता था। सोहर गौरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें, और महास्थान वाला जो अभिलेख है उसमें अशोक के जो जिक्र है, कलिंग का जो क्षेत्र था वहां भीषण अकाल पड़ता है और उसमें अशोक ने पूरा राहत कार्य वहां चलवाया था, तो उसका ब्यौरा वहां से प्राप्त होता है। 2 अभिलेखों के नाम दिए हैं, उसमें सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और महास्थान अभिलेख है। दोनों में इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। तो आप ये बताइए इसमें से गलत कौन सा है? और 98 का जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, मतलब इसका जो बी वाला है वही गलत है। कैसे? तो सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है और महास्थान, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख दिखाई देता है जिसमें कि मगध में अकाल पड़ा था और वहां पर उसने राहत कार्य चलवाया था। यहाँ अशोक का ब्यौरा नहीं है और पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग, ये कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाम का जो नाटक है, उनका पहला नाटक था कालिदास का, उसके ये नायक थे और इस नाटक में उन्हें विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया है। और भागभद्र को देवभूमि कहा जाता है और भागभद्र शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। और स्पष्ट है कि इसमें दोनों गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। ये अग्निमित्र की बात हो रही है। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसी की बहादुरी या उसी के जीवन को आधार बना के कालिदास ने ये नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविकाग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की यहाँ प्रेम कथा थी, तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का नाम नहीं होगा। और देवभूमि या देवभूति जो है, यहाँ पे भागभद्र का नाम दिया है। असल में देवभूति ये देवभूमि के नाम से जाना जाता था, भागभद्र एक अलग नाम हो गया। देवभूमि या देवभूति एक शासक का नाम था जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें चीजें दिखाई देती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा, अर्थात इसमें से कोई भी सत्य नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। इसमें कहा जा रहा है कि विम कटफिशस, और जो गलत है उसकी तलाश हमें करनी है। विम कटफिशस भगवान शिव का परम भक्त था और उसने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वरा नाम से संबोधित किया है। कुजुल कटफिशस ने धर्माथिडा और सच धर्माथिडा की जो उपाधि है उसको धारण किया था। ये सब चाइनीज है तो इन्हें बोलने तो आता नहीं था, भारत में आकर ये थोड़ी थोड़ी बोलना सीख रहे थे। ठीक है, उसके बाद वासुदेव द्वितीय ने देवपुत्र की उपाधि को धारण किया था और कुछ सिक्कों में उसे नुकीली टोपी पहने हुए दर्शाया गया है। तो गलत कौन सा है ये आपको बताना है। और आप जानते हैं कि ऊपर वाले दोनों सही हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो गलत है। ये जो नुकीली टोपी पहनने वाला काम है ये वासुदेव का नहीं था बल्कि कनिष्क के द्वारा था। मतलब कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि को धारण किया था और कुछ सिक्कों में ये नुकीली टोपी जो है, मतलब पीक्ड हेलमेट है, उसको धारण किया है। तो इस प्रकार से इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। और यहाँ तक हमने जो 100 MCQs थे उन्हें कंप्लीट किया है और ऐसी बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है, श्रृंखला है, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।